शहरी और राउंड मास्टर। अध्याय 171 171 174 बॉस कृपया मुझे डराए नहीं। 171 अध्याय 174 बॉस कृपया मुझे डराए नहीं। 171 अध्याय 174 बॉस कृपया मुझे डराए नहीं। अध्याय 174 बॉस कृपया मुझे डराए नहीं। सब कुछ तय हो जाने के बाद ली लिन पर एक के बाद एक बमों की बौछार की तरह कॉल आने लगी। वे आज उसके घर पर रात्रि भोजन करने के लिए सहमत हुए थे, फिर भी दोपहर से लेकर अब तक बहुत सी चीजें घटित हो चुकी थीं। ऐसा लग रहा था कि उसके गृहनगर में शहर की तुलना में अधिक गड़बड़ी थी, विशेष रूप से लिन जिफेन के वापस लौटने के बाद। एक के बाद एक मुद्दे आते रहे, बड़े और छोटे, और महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह वहां बहुत से लोगों को जानते थे। शाम के लगभग 20 बजे थे जब लिन जिफेंग अंततः ली लिन के घर पहुंचे। जैसे ही लिन जिफेंग ने दरवाजा खटखटाया, अंदर पहले से ही शोर और लगातार जयकारे गूंजने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी प्रकार का भोज आयोजित किया जा रहा हो, जिसमें संभवतः ली लिन के स्कूल नेता भी मौजूद थे। लिन जिफेंग का उठा हुआ हाथ धीरे धीरे नीचे आ गया। ली लिन सिटी नंबर 1 मिडिल स्कूल में एक हाई स्कूल शिक्षिका थी। अपनी मां की तरह वे दोनों भविष्य के युवा फूलों के माली थे। उसकी संभावनाएं असीम थीं। अपनी पोशाक, एक निम्न श्रेणी अप्रभावी सुरक्षा गार्ड की वर्दी को देखते हुए लिन जिफेंग ने सोचा कि उपद्रव से बचने के लिए अंदर न जाना ही बेहतर होगा। किसी रिश्तेदार या मित्र का सुरक्षा गार्ड की पोशाक पहनना वास्तव में ली लिन की छवि को अच्छा नहीं दर्शाता। अब अलग हो जाना ही बेहतर है, समय उनके पक्ष में है। किसी अन्य समय जब अवसर मिले तो उसे बाहर ले जाना बेहतर विकल्प हो सकता है। इसके अलावा ली लिन के पिता ली तियान से निपटना आसान नहीं था। बेहतर होगा कि आप इससे दूर रहें और सभी के द्वारा उपेक्षित होने से बचें। लिन जिफेंग ने दस्तक भी नहीं दी। वह बस पलट गया और घर की ओर चल पड़ा। हालांकि जैसे ही लिन जिफेंग जा रहे थे, इससे पहले कि वह अपनी कार शुरू कर पाते, ली लिन का फोन आ गया। जिफेंग भाई, आप अभी तक क्यों नहीं आए? हम लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तुम कहां भाग गए? फोन के दूसरी ओर से ली लिन की असंतुष्ट आवाज आई। कार में बैठे हुए लिन जिफेंग ने शर्मिंदा चेहरे के साथ शर्म से हंसते हुए कहा, हे उस बारे में। लिन, मैं अभी थोड़ी परेशानी में पड़ गया हूं, इसलिए मैं आज रात नहीं आ सकता। चलो किसी और समय मिलते हैं, ठीक है? झूठा। आपने साफ साफ वादा किया था कि आप आज रात आएंगे, फिर आपने अपना मन क्यों बदल दिया? क्या ऐसा हो सकता है कि आप अब लिन को नहीं देखना चाहते हैं? अंत में ली लिन की आवाज कमजोर हो गई। ऐसा लग रहा था कि वह दुखी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं लिन को देखना कैसे नहीं चाह सकता? हमारी आखिरी मुलाकात को इतने साल हो गए हैं, और पिछली बार जल्दबाजी में अलविदा कहने के बाद से मैं तुम्हें बहुत याद करता हूं। अपनी आखिरी मुलाकात के बारे में बात करते हुए लिन जिफेंग आंतरिक रूप से उत्तेजित थे। उसे पिछली बार शौचालय में हुई अजीब घटना अच्छी तरह याद थी। ली लिन घर पर नहा रही थी और उसने अनजाने में उसे देख लिया था, जिससे लिन जिफेंग को बहुत पछतावा हुआ। उसे तुरंत शौचालय क्यों जाना पड़ा? न पहले न बाद में। मेरी याद आती है। क्या सचमुच तुम्हें मेरी याद आई? क्या ऐसा हो सकता है कि भाई जिफेंग आज रात सचमुच किसी मुसीबत में पड़ गए हो? लिन जिफेंग के भावुक शब्द सुनकर ली लिन के गाल लाल हो गए, और आज रात थोड़ी शराब पीने के बाद वह और भी आकर्षक लग रही थी। अगर लिन जिफेंग वहां होते तो निस्संदेह वह उसकी शर्मीली अभिव्यक्ति से मोहित हो जाते। दुर्भाग्य से आज ली लिन का जन्मदिन था और उसने लिन जिफेंग को ये स्पष्ट नहीं किया था, अन्यथा वह निश्चित रूप से उपस्थित होता। भाई जिफेंग, क्या तुम सचमुच मुझे अपने दिल में याद करते हो? बिल्कुल। मुझे तुम्हारी इतनी याद आती है कि मुझे बाथरूम जाते हुए भी कब्ज हो जाती है। मैं तुम्हें कैसे याद नहीं कर सकता? जो बातचीत शुरू में सुखद थी, वह लिन जिफेंग की मनोदशा खराब करने वाली कठोर टिप्पणी के कारण खराब हो गई। घृणित। भाई जिफेंग, आपके शब्द बहुत घृणित हैं। ओह, इसे घृणित माना जाता है? तो फिर सुरक्षा कक्ष में मौजूद लोग बहुत ही घृणित होंगे। लिन जिफेंग शब्दों से परे शर्मिंदा था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि युवती की सहनशीलता इतनी खराब होगी। लेकिन फिर वो प्रसिद्ध सिटी नंबर 1 मिडिल स्कूल में एक शिक्षिका थी, निस्संदेह उससे कहीं अधिक परिष्कृत, एकमात्र हाई स्कूल स्नातक। उसके दिल को खुश करने के लिए कुछ सरल बातचीत के बाद लिन जिफेंग ने उसके मूड को स्थिर करने के लिए उसे अगले कुछ दिनों में भोजन के लिए मिलने के लिए राजी करने के लिए केवल मना लिया और धोखा दिया। इस प्रकार इस छूटी हुई नियुक्ति को पूरा किया। फोन रखने के बाद लिन जिफेंग ने गहरी सांस ली। महिलाएं वास्तव में पुरुषों की तुलना में अधिक परेशानी पैदा करने वाली होती हैं, विशेषकर सुंदर महिलाएं। उन्होंने सचमुच उसे थका दिया। अपनी पूरी बोरियत में लिन जिफेंग ने सिगरेट पीना समाप्त किया, कार में कुछ संगीत सुना और समय समाप्त होने के कारण जल्दी से घर चला गया। भगवान ही जानता है कि क्या नांगोन बिंग आज गैराज की जांच करेगा और संभवतः पुलिस को बुलाएगा। इस बीच कंपनी के मामलों को संभालने के बाद नांगोन बिंग ये देखने के लिए अस्पताल पहुंचे कि फैन जियान के साथ चीजें कैसी चल रही हैं। लेकिन ये सुनकर कि लिन जिफेंग आधे रास्ते से भाग गया था, नांगोन बिंग इतनी क्रोधित हुई कि उसकी उंगलियां पीली पड़ गईं और उसने चाहा कि वह लिन जिफेंग का गला घोंट दे। बीमारी का नाटक करना तो कंपनी तक भी फैल गया था।
फैन जियान की स्थिति को एक तरफ रखते हुए लिन जिफेंग द्वारा बीमारी की आड़ में बिना अनुमति के काम छोड़ना इस कॉर्पोरेट परजीवी को सैकड़ों बार नौकरी से निकालने के लिए पर्याप्त था। लेकिन जब वह घर पहुंची तो उसके पिता ने लिन जिफेंग को नौकरी से निकालने से साफ इनकार कर दिया। अंत में चाहे उसने अपने पिता के साथ कितना भी बहस की, वह जीत नहीं सकी। लेकिन जैसे ही लिन जिफेंग दरवाजे से अंदर आया, नानगोन बिंग अपनी बाहों को निराशा में पार किए हुए और कहीं भी गुस्सा निकालने के लिए नहीं, उसे अपना मौका दिखाई दिया क्योंकि अब लिन उसके दरवाजे पर पहुंच चुका था। वह दौड़कर उसके पास गई और गुस्से से पूछा, क्या आप आज एम्बुलेंस से भाग गए थे, मिस्टर लिन? हाँ। क्या तुमने पूरा दिन काम छोड़ दिया? हाँ। क्या आप बीमार होने का नाटक कर रहे हैं? नहीं। लिन जिफेंग ने नानगोन बिंग के हर कठिन सवाल का गंभीरता और ईमानदारी से जवाब दिया। क्या आप बीमार होने का नाटक तो नहीं कर रहे हैं? क्या मुझे कोई बीमारी है? तुम बीमार तो नहीं हो? नानगोन बिंग को ये बात मजेदार लगी। एक आदमी जो बीमार नहीं है कंपनी में खून देखकर बेहोश होने का नाटक कर रहा है। यदि यह बीमार होना नहीं है तो फिर क्या है? कमरे में प्रवेश करते ही दोनों को लड़ते हुए देखकर छोटी लड़की हुआ बुकी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और बूढ़ी लोमड़ी नानगोन शुई के साथ जल्दी से ऊपर की ओर चली गई, क्योंकि उसे डर था कि कहीं दोनों के बीच लड़ाई से निर्दोष को चोट न पहुंच जाए। विशेषकर वह बूढ़ा आदमी नानगोन शुई, यहां तक कि घटनास्थल से भागने का उसका तरीका भी कंधे उचकाकर था, बिल्कुल चोर की तरह। तुम ही बीमार हो, लिन जिफेंग ने सीधे जवाब दिया। वह उसके साथ घुलने मिलने को तैयार नहीं था। चीजें वैसी ही होनी चाहिए जैसी होनी चाहिए, और अगर वह उसे खुश करने की कोशिश करता रहा तो भगवान ही जाने कि वह मुझे परेशान करने के लिए क्या क्या योजनाएं बना सकती है, लिन जिफेंग ने मन ही मन सोचा। तुम्हारी हिम्मत है मुझे श्राप देने की? नानगोन बिंग तुरंत स्तब्ध रह गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने दुनिया की सबसे भयानक खबर सुन ली हो। अपने पूरे जीवन में उसे कभी भी इतनी बेरहमी से श्राप नहीं दिया गया था। यहां तक कि उसके अपने पिता ने भी उसे कभी श्राप नहीं दिया था, और अब उसे एक मामूली सुरक्षा गार्ड ने श्राप दे दिया। नानगोन बिंग ने लगभग यही सोचा कि इस आदमी का दिमाग सचमुच दूसरों से अलग है। क्या उसने गलत सुना होगा? मैंने तुम्हें श्राप नहीं दिया, लिन जिफेंग ने गंभीरता से कहते हुए एक सिगरेट निकाली। तुम अभी भी कह रहे हो कि तुमने मुझे श्राप नहीं दिया। आपने अभी अभी क्या कहा? नानगोन बिंग लगभग पागल हो गया। वह सोफे पर रखी फलों की प्लेट को उठाकर इस कमीने के सिर पर पटकने वाली थी। उसने स्पष्ट रूप से उसे बीमार बताया था और अब वह गंभीरता से दावा कर रहा है कि उसने ऐसा नहीं किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें इतनी कम उम्र में ही अल्जाइमर रोग हो गया हो? माफ करना, मैं आज बहुत थक गया हूं। क्या आप कृपया मेरे लिए स्नान की व्यवस्था कर सकते हैं, बॉस? स्नान करें? अपना मृत सिर भागो। क्या मैं, नानगोन बिंग, आपके लिए स्नान की व्यवस्था कर सकता हूं? इसके बारे में सोचो भी मत। लिन जिफेंग सोफे पर बैठ गए। उन्हें नानगोन बिंग के सुलगते गुस्से की कोई परवाह नहीं थी। वह आराम से और बेफिक्र होकर अपनी सिगरेट पीता रहा। उसकी चमड़ी इतनी मोटी थी कि वह अपने आसपास की हर चीज को नजरअंदाज कर देता था। उसने एक सेब उठाया जिसे नानगोन बिंग ने अभी अभी धोया था और उसे बड़े चाव से खाना शुरू कर दिया। उसने खुद को बिल्कुल भी बाहरी व्यक्ति नहीं समझा, जैसे कि वह अपने ही घर पर हो। वह पूरी तरह से एक ऐसे आदमी में बदल गया जो औरत का खाना खाता था, औरत का पे पीता था, औरत के घर में रहता था, औरत की चीजों का इस्तेमाल करता था, और यहाँ तक कि काम से होने वाले खर्च भी औरत ही उठाती थी। उसे और भी अधिक गुस्सा इस बात पर आया कि नानगोन बिंग पर उसे सुरक्षा उपस्थिति बोनस देना था, और उसने इसके लिए उसे एक आयु भी लिखवाया था। इस दुनिया में वास्तव में एक ऐसा अपमानजनक व्यक्ति रहता है। नानगोन बिंग लगभग उसी स्थान पर बेहोश हो गया। क्रोधित, उसका नाजुक चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था, लेकिन फिर भी अपनी महिला जैसी छवि को ध्यान में रखते हुए नानगोन बिंग गुस्से से फटने और अपने धैर्य को बनाए रखने के बीच फंसी हुई थी। इससे वह मुश्किल स्थिति में आ गई और इतना परेशान हो गई कि उसकी छाती कांपने लगी। ये सहन करना आसान नहीं था। तुम अपमानजनक कमीने, मेरा खाना खा रहे हो, मेरा पे पी रहे हो, मेरे घर में रह रहे हो, मेरी चीजें इस्तेमाल कर रहे हो, और फिर भी तुम कहते हो कि मैं बीमार हूं। मैं, नानगोन बिंग, ने कभी ऐसा अपमान नहीं सहा। क्या ऐसा हो सकता है कि पिछले जन्म में मैं आपका ऋणी था? तुमने तो वो सेब भी खा लिए जो मैंने सुपरमार्केट से खरीदे थे। अगर मैंने तुम्हें कल नौकरी से नहीं निकाला तो मैं तुम्हारा अंतिम नाम ले लूंगा। नानगोन बिंग अपने हाथों को कमर पर रखे अपनी सुंदर आंखों से शांतचित्त लिन जिफेंग को घूरती हुई खड़ी थी। उसने अपने बढ़ते क्रोध को नियंत्रित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। लेकिन जितना अधिक वह शांत दिखने की कोशिश करती, लिन जिफेंग का व्यवहार उतना ही अधिक आत्मसंतुष्ट होता जाता। हम, बॉस, आपने जो सेब खरीदे हैं वे वास्तव में बुरे नहीं हैं, बहुत मीठे और कुरकुरे हैं। कल कुछ और खरीद लेना। अब मेरा पेट भर गया है, मैं नहाने जाऊंगा। अगर कुछ और बात होगी तो हम कल इस पर बात कर सकते हैं। मैं आज बहुत थक गया हूं। लिन जिफेंग लापरवाही से बाथरूम की ओर भागा। तुम वहीं रुक जाओ, मैंने अभी बात खत्म नहीं की है। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत की तो तुम कल मेरे साथ यहां से चले जाओगे। नानगोन बिंग अंततः खुद को रोक नहीं सका।
वह गुस्सा जो वह काफी समय से दबाए बैठी थी आज फूट पड़ा। आमतौर पर ठंडी और अलग थलग रहने के बावजूद वह घर पर बिल्कुल अलग थी, विशेषकर जब बात घरेलू मामलों की हो। इस बिंदु पर लिन जिफेंग ने निस्संदेह अपनी सीमा पार कर ली थी। हे बॉस, आप मुझे धमकी देना बंद कर दीजिए। अगर आपको मुझे नौकरी से निकालना ही था तो आप पहले ही निकाल चुके होते, आज तक का इंतजार क्यों किया? लिन जिफेंग ने बेशर्मी से मोती जैसे सफेद दांतों की एक पंक्ति दिखाई, जिससे नानगोन बिंग इतना क्रोधित हो गई कि उसने अपना पैर पटक दिया और आगे बढ़ने और उसे बाहर खींचने के लिए तैयार हो गई। लेकिन अप्रत्याशित रूप से लिन जिफेंग की कपड़े उतारने की गति बिल्कुल शीर्ष स्तर की थी। कुछ ही समय में उसके ऊपरी शरीर के कपड़े लगभग पूरी तरह से उतर गए तथा उसकी मांसल तनी हुई छाती दिखाई देने लगी और रेखाएं स्पष्ट थीं, एक बिल्कुल मानक एडोनिस बेल्ट। जैसे ही लिन जिफेंग अपनी पतलून उतारने वाला था तभी नानगोन बिंग अंदर घुस आया। वह सीधे लिन जिफेंग से टकरा गई जब वह अपनी पैंट उतारने के लिए उसकी ओर पीट कर रहा था। 172 अध्याय 175 तुम बहुत बोरिंग हो। अध्याय 175 तुम बहुत बोरिंग हो। लिन जिफेंग ने अभी अभी अपनी पैंट उतारनी शुरू की थी। उसके नीचे उसने केवल एक साधारण हल्के नीले रंग की बॉक्सर शॉर्ट्स पहनी हुई थी। उसकी सुगठित कांस्य रंग की त्वचा प्रकाश में चमक रही थी, एक आदरणीय मूर्ति की तरह राजसी। हालांकि उसी समय गुस्से से आग बबूला नानगोन बिंग लिन जिफेंग को बाहर निकालने के लिए अंदर घुसा और देखा कि वह बेशर्मी से दरवाजा खुला छोड़कर बाथरूम में ही कला प्रदर्शन कर रहा था। उसके कपड़ों का ऊपरी आधा हिस्सा पहले से ही नंगा था। अब केवल हल्के नीले रंग की बॉक्सर शॉर्ट्स पहने हुए नानगोन बिंग का चेहरा तुरंत हल्का लाल हो गया। तुम मुसीबत को बुला रहे हो। नानगोन बिंग चौंक गई और उसने जल्दी से अपना शरीर दूसरी ओर मोड़ लिया। इस बीच लिन जिफेंग ने सुस्ती से हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, इसके लिए माफ करें, मैं नहाने जा रहा हूं, क्या आप पहले निकलेंगे बॉस? लिन, तुम यहां से बाहर निकलो, यह मेरा बाथरूम है और मैं तुम्हें यहां नहाने से मना करती हूं। मेरी अनुमति के बिना तुम्हें अंदर जाने का कोई अधिकार नहीं है। इस समय नानगोन बिंग को शर्मिंदगी और गुस्सा दोनों महसूस हुआ। लिन जिफेंग के जानबूझकर उसके सामने कपड़े उतारने और प्रदर्शन करने से शर्मिंदा और इस बात पर गुस्सा कि उसने बेशर्मी से उस जगह को अपने घर की तरह व्यवहार किया। उसे अपने अतिथि स्थान का जरा भी ध्यान नहीं था। कम से कम उसे कुछ बुनियादी अतिथि शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। लेकिन इस कमीने की मोटी चमड़ी पहले ही किसी भी तरह के दबाव के आगे नतमस्तक हो चुकी थी। एक मरा हुआ सुअर उबलते पानी से नहीं डरता था, चाहे वह उसे कैसे भी संभालने की कोशिश करे। अरे चलो, ये तो बस एक शौव है, देखो तुम कितने कंजूस हो रहे हो। बॉस, आप इतने कंजूस तो नहीं होंगे कि बाथरूम भी सिर्फ आपका ही हो, है ना? अच्छा तब मैं अब सचमुच नहाने जा रहा हूं, तुम भी चले जाओ। यह मेरा बाथरूम है, मैं क्यों जाऊं? नानगोन बिंग ने थोड़ी चिढ़ के साथ कहा, जिसे जाना चाहिए वह आप है। ठीक है, चूंकि आप बॉस मूड में हैं, इसलिए मैं इसके बारे में विशेष नहीं कहूंगा। लिन जिफेंग ने हंसते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें लोगों को नहाते हुए देखने का शौक होगा, ऐसा कभी नहीं सोचा था। और इस बात की परवाह किए बिना कि नानगोन बिंग अभी भी वहां है या नहीं, उसने अपने बॉक्सर शॉर्ट्स उतारने शुरू कर दिए, पूरी तरह से उदासीन, मानो नानगोन बिंग सिर्फ हवा हो। अरे 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 लिन, तुम कपड़े उतारना शुरू मत करो। अरे अरे बंद करो, मैं चिल्लाऊंगा। अरे अरे तुम सच में कपड़े उतार रही हो? अगर तुम और कपड़े उतारोगी तो मैं सच में चिल्लाऊंगी। नानगोन बिंग का नाजुक शरीर कांप उठा। वो बाथरूम के अंदर ही जम गया और सीधे लिन जिफेंग को घूर रहा था, क्योंकि वह अपनी तथाकथित कला का प्रदर्शन कर रहा था। लिन जिफेंग ने सोचा था कि नानगोन बिंग डर जाएगी और भाग जाएगी, लेकिन उसे बड़ी निराशा हुई जब उसने अपने बॉक्सर को आधा ही उतारा था। वह अभी भी वहीं खड़ी थी, पूरी तरह से बेखबर। अंत में कोई अन्य विकल्प न होने के कारण लिन जिफेंग ने अपनी पैंट उतारने की बजाय वहीं खड़े होकर नानगोन बिंग को घूरते हुए पूछा, अरे बॉस, मैं यहाँ स्नान करने वाला हूँ, आप अभी भी यहाँ क्यों खड़े हैं? मुझे यह मत बताइए कि आपको वास्तव में लोगों को नहाते हुए देखने का शौक है। भले ही आप इससे सहमत हो, लेकिन मैं निश्चित रूप से इससे सहमत नहीं हूँ। ये शब्द कहते समय लिन जिफेंग पूरी तरह से गंभीर, पूरी तरह से औपचारिक थे, उनमें बेशर्मी का जरा भी भाव नहीं था। नानगोन बिंग उसके शब्दों से लगभग आंतरिक क्रोध में आ गई और मन ही मन सोचने लगी, हाँ, मानो आप हिम्मत करेंगे। अगर आप कपड़े उतार भी दे तो भी मैं देखने की जहमत नहीं उठाऊंगा। तुम्हारे दुबले पतले शरीर के साथ मैं क्यों परेशान हूं, जबकि अनगिनत पुरुष मेरे पीछे पड़े हैं। ये हास्यास्पद है। मेरे हाथ हिलाने मात्र से ही झोंगहाई शहर के पुरुष मॉडलों का एक समूह मुझे खुश करने के लिए मेरे दरवाजे पर कतार में खड़ा हो जाता था। आपको देखता है, सपने देखते रहो। हालांकि ऐसा कहने के बावजूद नानगोन बिंग लिन जिफेंग की कांस्य मांसपेशियों पर एक नजर डालने से खुद को रोक नहीं सका। ईमानदारी से कहें तो हालांकि लिन जिफेंग के पास उन जिम जाने वालों की तरह विशाल शरीर नहीं था, लेकिन उनकी मांसपेशियां निश्चित रूप से वास्तविक, अनुपातिक और अच्छी तरह से परिभाषित थीं। उनकी छाती और पेट पर व्यवस्थित ब्लॉक थे।
न तो वह किसी मांसल व्यक्ति की तरह अत्यधिक भयभीत करने वाला था और न ही किसी नाजुक व्यक्ति की तरह कमजोर। उसकी काया फिल्मों में ब्रूस ली के शरीर से प्रतिस्पर्धा कर सकती थी। वह कपड़ों में दुबला पतला दिखता था, लेकिन अंदर से वह वास्तव में काफी मजबूत था। उनकी लगभग 1 मीटर 8 इंच की कदकाठी के कारण उनमें एक विशेष आकर्षण था। उसे याद आया कि पिछली बार हुआ कि स्टाइलिस्ट ने उसके हेयर स्टाइल पर काम किया था, और यदि वह लड़का वास्तव में खुद को तैयार करता तो वह निश्चित रूप से दक्षिण कोरिया के सुंदर लड़कों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था। अफसोस, लिन जिफेंग ने हमेशा एक सख्त आदमी की छवि बनाए रखी। उसे एक महिला के रूप में तैयार करना उसके लिए मौत से भी अधिक यातनापूर्ण होगा। अरे अरे अरे, मैं आपसे बात कर रहा हूं, बॉस। क्या आपका काफी हो गया है? क्या आप मुझे नहाने देंगे या नहीं? अगर तुम अभी नहीं गए तो मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी। कल की हेडलाइन होगी, कंपनी के सीईओ ने नहाते हुए कर्मचारी पर तांत झांकी, जिससे मेरी प्रतिष्ठा धूमिल होगी। क्या आप नहाते हुए झांक रहे हैं? तुम चिल्लाओगे। क्या यह आदमी इंसान भी है? क्या वह इससे अधिक बेशर्म हो सकता है? आप एक वयस्क पुरुष हैं और आप एक महिला द्वारा आपके शरीर को देखने पर परेशान हो रहे हैं, यहां तक कि चिल्लाने की धमकी भी दे रहे हैं। इस दुनिया में ऐसा बेतुका इंसान कैसे हो सकता है? ऐसा लगता है जैसे वह किसी चट्टान से उछलकर बाहर आया हो। उनसे मिलने के बाद से ही नानगोन बिन को लगा कि जीवन, मूल्यों और दर्शन के प्रति उनका पूरा दृष्टिकोण नष्ट हो गया है, तथा वे पूरी तरह से सिद्धांतों से रहित हो गए हैं। जब कोई व्यक्ति बेशर्मी की ऐसी ऊंचाई तक पहुंच सकता है तो पूरी पृथ्वी उसके इर्द गिर्द घूम सकती है। उस समय लिन जिफेंग एक दुर्लभ नमूना था, लेकिन नानगोन बिन के जन्मजात अभिमान और हार स्वीकार करने की अनिच्छा ने उसे व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तो चिल्लाओ, आगे बढ़ो और चिल्लाओ। चाहे आप जोर जोर से चिल्लाएं, कोई भी आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। ये तो सिर्फ कपड़े और पैंट उतारना है ना? इसे करें। अगर तुम असली मर्द हो तो मेरे सामने पूरी तरह से नंगा हो जाओ। टालमटोल बंद करो। नानगोन बिन ने गुस्से में फूट पड़ने की इच्छा को रोकते हुए अपनी बाहों को छाती पर रख लिया और लिन जिफेंग को ठंडी निगाहों से देखा। छाती पर उसकी 2 संपत्तियां उसके बर्फीले स्वर का अनुसरण करते हुए धीरे धीरे हिल रही थीं। उसके लंबे काले बाल गर्दन तक बड़े करीने से लहरा रहे थे, और कुख्यात काली पेंसिल स्कर्ट के साथ उसका शुद्ध सफेद महिला सूट उसकी बर्फ सफेद जांघों को प्रदर्शित कर रहा था, जो काले मोजों में लिपटे हुए थे, एक मोहक आकर्षण बिखेर रहे थे, विशेषकर उसके द्वारा कहे गए शब्दों से। यहां तक कि लिन जिफेंग, जो अपनी मोटी चमड़ी के लिए जाना जाता है, भी काफी हैरान हो गया। नानगोन बिन की यह बात सुनकर कि अगर वह चिल्ला भी दे तो भी किसी को परवाह नहीं होगी, लिन जिफेंग की अभिव्यक्ति तेजी से बदल गई। वह जल्दी से 2 कदम पीछे हट गया, अपनी बाहों को अपनी छाती के चारों ओर लपेट लिया और डर और झिझक के विचित्र मिश्रण के साथ बोला, मेरा मतलब है, बॉस, आप जो चाहें वो नहीं कर सकते। यह आपका घर है, और भले ही मैं सब कुछ दांव पर लगा दूं, भले ही आपने मेरा फायदा उठाया हो, मेरा शरीर, मेरी आत्मा फिर भी नहीं झुकेगी। यदि आप सचमुच ये जांचना चाहते हैं कि मैं पुरुष हूं या नहीं, तो हमें एक बेहतर स्थान की आवश्यकता होगी, है ना? ये बाथरूम, ये वास्तव में उपयुक्त नहीं है। मजा, और हालांकि आपको रोमांच पसंद आ सकता है, मुझे डर है कि मैं इसे संभाल नहीं सकता। उसने बाथरूम में चारों ओर देखा और फिर ऐसे बैठ गया जैसे कि वह अपने विनाश की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह इतना दयनीय लग रहा था मानो नानगोन बिन उसे किसी चीज के लिए मजबूर करने वाला हो। उनकी निरर्थक टिप्पणियों में फंसकर नानगोन बिन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि वह क्या कहना चाह रहे थे। जैसे ही उसने उसे पीड़ादायक त्याग की अभिव्यक्ति में अपनी बाहों को अपने चारों ओर लपेटते हुए देखा और उसके पिछले कथन के निहितार्थ को समझते हुए, नानगोन बिन का सामान्य रूप से ठंडा चेहरा तुरंत लाल हो गया। 173 अध्याय 176 टीवी पर ऐसा ही होता है। अध्याय 176 टीवी नाटकों में ऐसा ही दिखाया जाता है। आखिर यह आदमी क्या सोच रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं, नानगोन बिन, उससे अधिक गंदी हूं? क्या वह सचमुच मुझे अपने हृदय में घृणित छवि के रूप में देखता है? भले ही मैं एक बड़ा कदम पीछे ले जाऊं, भले ही मैं किसी मूर्ख को पसंद करूं, मैं उसे कैसे पसंद कर सकता हूं? वह इसके बारे में नहीं सोचता। मुझे एकमात्र असाधारण सुरक्षा गार्ड का उल्लेख नहीं करने के लिए आक्रमण। क्या मजाक! ये बिल्कुल हास्यास्पद है। तू नानगोन बिन की पीली उंगलियां थोड़ी कांपने लगी जब उसने लिन जिफेंग की ओर इशारा किया और उसे याद आया कि उसने अभी क्या कहा था। उसे उदासी का एहसास हुआ, लेकिन वह अपना आपा नहीं खो सकी। इसके बजाय उसने खुद को उन भावनाओं के विस्फोट को दबाने के लिए मजबूर किया जिन्हें वह बाहर निकालना चाहती थी। दूसरी ओर लिन जिफेंग पूरी तरह से अन्याय का शिकार दिख रहा था, मानो नानगोन बिन ने उसके साथ हिंसक व्यवहार किया हो। वह दुख की तस्वीर था। अगर वहां कोई भी मौजूद होता तो उन्हें निश्चित रूप से संदेह होता कि नानगोन बिन ने लिन जिफेंग के साथ कुछ किया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। लिन, तुम निर्दयी हो। हमारे पास बाद में इस पर लड़ने के लिए बहुत समय होगा। ओह, क्या मैंने किसी तरह इस लड़की को नाराज कर दिया? वह वही थी जिसने मुझ पर पुरुषों की तरह कपड़े उतारने का दबाव डाला था और मुझे धमकी भी दी थी। जब मैंने थोड़ा विनम्र होने की कोशिश की तब भी उसने मुझे धमकी दी।
सास। सचमुच एक आदमी होना कठिन है और एक अच्छा आदमी होना उससे भी कठिन है। बॉस, आप सचमुच अनुचित व्यवहार कर रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से आप ही थे जिन्होंने मुझ पर अपने कपड़े उतारने का दबाव डाला और यहाँ तक कि मुझे धमकी भी दी कि अगर मैं जोर से चिल्लाऊं तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले ही हम 1000 बार पीछे हट जाएं। यदि आप वास्तव में तर्क के अनुसार और कथानक का अनुसरण करते हुए देखना चाहते हैं तो क्या मुझे विनम्रतापूर्वक शुद्ध रूप से नहीं खेलना चाहिए? यदि किसी टीवी नाटक में कोई महिला किसी पुरुष का फायदा उठाना चाहती है तो क्या वे पहले प्रतिरोध नहीं करती और फिर विनम्रता से पेश नहीं आती? बाद में जब उन पर दबाव डाला जाता है और वे विरोध करने में असमर्थ हो जाते हैं तो वे हार मान लेते हैं। क्या टीवी पर ऐसा नहीं दिखाया जाता है? लिन ज़िफेग को अंदर से बहुत अन्याय महसूस हुआ। वह वही थी जिसने मुझे अपनी पैंट उतारने के लिए मजबूर किया था। कम से कम मुझे कुछ विनम्रता की अनुमति तो मिलनी चाहिए, है ना? क्या ये गलत है? आप लिन, क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाने के लिए जानबूझकर ऐसा कर रहे हो? मैंने कब तुम्हें उकसाया या कहा कि तुम मेरे साथ शर्मीली और शुद्ध व्यवहार करो? क्या आपके उस भालू जैसे चेहरे के साथ आपको शुद्ध होने की भी आवश्यकता है? क्या तुमने देखा भी कि तुम मेरे सामने कैसे शुद्ध व्यवहार कर रहे हो, नानगोंग बिन? ओह, अगर मैं विनम्रता से पेश नहीं आऊं तो ये सही नहीं लगता, है ना? लिन ज़िफेग ने असहाय भाव से कहा। तुम शापित कमीने लिन, क्या तुम आज जानबूझकर मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो? मैंने तुमसे कब कहा कि तुम मेरे लिए अपनी पैंट उतार दो? मैंने कब तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश की? अगर हिम्मत हो तो आईने में देख लो और अपनी दयनीय आकृति को देखो। अच्छे शरीर के अलावा तुम्हारे पास और क्या खूबी है कि तुम मेरे सामने शुद्ध दिखा? मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं नानगोन बिंग यहीं खड़ा हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे सामने स्नान करने की हिम्मत कर सकते हो। क्या बकवास है? क्या ये औरत आज पागल हो गई है? ये तो बस एक स्नान है, क्या इसके लिए इतना परेशान होना उचित है? ऐसा लगता है जैसे मैं उसका लाखों का कर्जदार हूँ। यह कोई बड़ी बात नहीं है। शायद आज मैं न नहाऊं। अच्छा, चूंकि आप इतनी दिलचस्पी रखते हैं तो आगे बढ़ें और वहीं खड़े रहें। बॉस, मैं स्नान नहीं करूंगा। लिन ज़िफेंग ने निराश होकर अपनी आंखें घुमाईं और बाहर चले गए। उनके शरीर पर केवल हल्के नीले रंग की बॉक्सर शॉर्ट्स थी। जो कुछ भी उजागर होना था वह पहले ही उजागर हो चुका था, इसलिए जब तक नानगोन बिन को डर नहीं था तब तक वह चिंतित क्यों महसूस करेगा? लिन ज़िफेंग को सिर्फ एक जोड़ी अंडरवियर में बाहर आते देख नानगोन बिन का सुंदर चेहरा लाल हो गया, लेकिन ये देखते हुए कि उसने पहले ही सब कुछ देख लिया था, उसने परवाह न करने का फैसला किया। अतीत में विदेशी समुद्र तटों पर तैरते समय क्या सभी लोग बिकिनी नहीं पहनते थे? और लिन ज़िफेंग ने बड़े बॉक्सर शॉर्ट्स पहने हुए थे, इसलिए इसे झांकना नहीं माना जा सकता, है ना? नानगोन बिन दरवाजे के पर्दे के सहारे झुक गई। उसका मन उथल पुथल में था। वह अपने कार्यों को स्वयं उचित ठहराने की कोशिश कर रही थी। जब लिन ज़िफेंग नानगोन बिन के पास से गुजरा तो उसने उसे उकसाया नहीं। यह महिला कभी कभी ठंडी, उग्र या हिंसक हो सकती थी और लिन ज़िफेंग उसे उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह उससे बच नहीं सकता था, है ना? लेकिन जैसे ही वह नानगोन बिन के पास से गुजरा, अचानक उसने गहरी भौहें सिकोड़ ली। उसकी अभिव्यक्ति अतिरंजित हो गई क्योंकि वह अपने सेक्सी छोटे मुंह से हौंफ रही थी। उसका गोरा हाथ सदमे में उसे ढक रहा था। लिन ज़िफेंग की पीठ पर निशानों को भूर रहा था, क्योंकि लिन ज़िफेंग की पीठ पर दर्जनों गंभीर, लगभग पूर्ण कवरिंग निशान थे। ये निशान उसकी चौड़ी और मजबूत पीठ पर कुंडली मारे बैठे ड्रैगन जैसे लग रहे थे, जो प्राचीन विशालकाय जानवरों या युद्ध में उलझे दो सांपों जैसे लग रहे थे। लिन ज़िफेंग की पीठ पर अनगिनत गहरे निशान देखकर नानगोन बिन पूरी तरह से चौंक गया। इस आदमी की पृष्ठभूमि क्या थी? उसके शरीर पर इतने सारे निशान देखकर उसने सोचा था कि वह सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड है, जिसे अपने संबंधों के माध्यम से नौकरी मिली है और वह मरने का इंतजार कर रहा है, लेकिन उसने इतने स्पष्ट निशान देखने की उम्मीद नहीं की थी। क्या यह संभव है कि वह पहले सचमुच सैनिक था? जब नानगोन बिन अपनी अटकलों में उलझी हुई थी, लिन ज़िफेंग अचानक मुड़ी और बोली, अरे बॉस, उस पूर्ण उपस्थिति बोनस के बारे में जो आपने मुझे अभी तक नहीं दिया है। तुम मुझे धोखा देने की योजना तो नहीं बना रहे हो? हे, तुम्हें धोखा? नानगोन बिन दंग रह गया। क्या मैं, नानगोन बिन, आपसे 1000 युआन की ठगी करूंगा? क्या आपका सिर दरवाजे से टकराया या क्या शौवर से पानी आपके मस्तिष्क में चला गया? चिंता मत करो, मैं, नानगोन बिन, कभी किसी का कर्जदार नहीं रहा। शुरुआत में वह अभी भी अपने अतीत के बारे में अनुमान लगा रहा था और विचार कर रहा था कि क्या वह फिल्मों में दिखाए गए भाड़े के सैनिकों की तरह कठोर था। लिन ज़िफेंग की बारी ने नानगोन बिन की विचारधारा को पूरी तरह से बाधित कर दिया, जिससे लिन ज़िफेंग की बदसूरत छवि सीधे नरक के 18वें स्तर पर पहुंच गई। अगर आप पर कोई बकाया नहीं है तो ये सबसे अच्छा है। लिन ज़िफेंग हंसा। हम्फ। नानगोन बिन ने ठंडी सांस ली, गर्व से अपना सिर उठाया और लिन ज़िफेंग के सामने से चली गई। उसने हार मानकर अपना सिर झुकाने के बजाय दूसरों के सामने गरिमा के साथ जाना पसंद किया। नानगोन बिन को इस असहनीय अहंकार के साथ जाते हुए देखकर लिन ज़िफेंग असहाय होकर मुस्कुराया।
ऊपर जाने के बाद छोटी लड़की हुआ बुकी के कमरे का दरवाजा जल्दी से बंद हो गया, मानो उसे डर हो कि लिन जिफेंग उसे कुछ क्षण पहले झांकते हुए पकड़ लेगा। लिन जिफेंग कड़वी मुस्कान के अलावा कुछ नहीं कर सके। ये शरारती छोटी लड़की हमेशा अजीबोगरीब चीजें करना पसंद करती थी। ऐसा लग रहा था कि उसने बाथरूम में अभी जो कुछ हुआ था वह सुन लिया होगा। सौभाग्य से उसने नांगोन बिन के साथ पत्नी होने का मामला नहीं उठाया था, अन्यथा भगवान ही जानता है कि यह लड़की किस तरह के उन्माद में चली जाती। अपने कमरे में लौटने के बाद कौन जाने कब नांगोन बूढ़ा आदमी काफी देर से इंतजार कर रहा था। बूढ़े आदमी, आपके चेहरे को देखकर लगता है कि कोई मुश्किल काम चल रहा है ना? चलो इस बार क्या है? लिन जिफेंग कपड़े पहन रही थी और वहां नांगोन शुई थी जो बैंगनी मिट्टी का बर्तन पकड़े हुए हंस रही थी। मैं कहती हूँ जिफेंग, क्या तुम मुझे बूढ़ा आदमी कहना बंद कर सकते हो? ये बहुत अप्रिय लगता है। आखिरकार मैं कुछ हद तक तुम्हारा भावी ससुर हूँ, है ना? कम से कम आपको मुझे अंकल नांगोन कहना चाहिए, है ना? जब भी नांगोन शुई प्रकट होता था तो निश्चित रूप से वह किसी अच्छे उद्देश्य के लिए नहीं होता था। इस चालाक और बेईमान बूढ़े आदमी के लिए जैसे ही उसने अपना पिछला हिस्सा बाहर निकाला, लिन जिफेंग लगभग अनुमान लगा सकता था कि वह किस तरह की बकवास करने का इरादा रखता है। विदेशों में तियानयू की प्रतिष्ठा और बदनामी बढ़ाने में सक्षम होने के कारण यहां तक कि दुनिया के शीर्ष 500 व्यवसायों को टक्कर देने में इस व्यक्ति के पास निश्चित रूप से कुछ पर्याप्त समर्थन था। यद्यपि एक समय का गौरवशाली तियानयू इतिहास बन चुका था, फिर भी इसने पूरे एशिया को झकझोर कर रख दिया था तथा ये सिद्ध कर दिया था कि नांगोन शुई कितने असाधारण थे तथा उनकी निर्णायक व्यापारिक कुशाग्रता कितनी असाधारण थी। इसे भूल जाओ, चलो अंकल की उपाधि छोड़ दें और ससुर का तो जिक्र ही न करें। आपकी प्यारी बेटी, मैं सचमुच उसे संभाल नहीं सकता। उसके लिए कोई और ढूंढोगे क्या? जहां तक इस मंगेतर शीर्षक का सवाल है, आप इसके लिए भी किसी और को ढूंढ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो समझो कि मैं सगाई तोड़ रहा हूं। सच कहा जाए तो पिछले कुछ दिनों में लिन जिफेंग वास्तव में कंपनी में बहुत से लोगों को प्रभावित नहीं कर पा रही थी, विशेष रूप से नांगोन बिन को। घर पर उसे उससे सावधान रहना पड़ता था। काम पर भी उसे इस बात का ध्यान रखना पड़ता था कि कहीं वह उसे फंसा तो नहीं रही है। यदि किसी दिन भी उसका प्रदर्शन सामान्य से थोड़ा भी कम रहा तो वह उसे बाहर निकाल सकती है। सबसे बुरी बात यह है कि उसने अपनी सगाई की बात स्वीकार नहीं की। इस बारे में क्यों परेशान होते रहे और बेशर्मी से अड़े रहे? हालांकि लिन जिफेंग मोटी चमड़ी वाला था, लेकिन वह उस हद तक बेशर्म नहीं था। ऐसा मत कहो, चलो इस पर अच्छी तरह से बात करते हैं। जब भी कोई बात सामने आए तो उसे छोड़ने की बात मत करो। ये कैसे काम करता है? हमारे बीच समझौता हुआ था, अब आप अपनी बात से कैसे मुकर सकते हैं? यह आपकी शैली नहीं है ना? इसके अलावा उससे आपकी शादी का मामला हमारे बुजुर्गों द्वारा तय किया गया था। आप अचानक अपना मन कैसे बदल सकते हैं? मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं, एक बार जब आप मेरी बिन को जीत लेंगे तो मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगा और आपकी शादी की व्यवस्था करूंगा। इसके बारे में आपका क्या कहना है? हम्फ। नांगोन बूढ़े आदमी, क्या आपको लगता है कि आप इतनी सारी बातें करके मुझे बेवकूफ बना सकते हैं? हो सकता है कि दूसरे लोग आपकी असलियत न देख पाए, लेकिन क्या मैं, लिन जिफेंग, इतनी आसानी से धोखा खा सकता हूं? सगाई तोड़ दी? ये कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मजाक है? मेरे माता पिता की इस अच्छी व्यवस्था को देखते हुए यदि आप मुझे बाहर भी निकाल दें तो भी मैं नहीं जाऊंगा। लिन जिफेंग खुद को नांगोन शुई से अधिक चतुर मानते थे। यदि वह ये बातें खुलकर न कहता तो नांगोन शुई निश्चित रूप से यह मान लेती कि वह एकतरफा तौर पर उसकी बेटी के प्यार में पड़ गया है, जिससे लिन को नुकसान होता। बेहतर होगा कि वह स्वयं इस मुद्दे को उठाएं और नांगोन शुई को पहल करने के लिए प्रेरित करे। क्या ये बेहतर विकल्प नहीं होगा? नांगोन शुई ने लिन जिफेंग को अपनी बेटी के साथ प्रेम प्रसन्न करने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि वह नांगोन बिन के प्रति सहानुभूति रखता था। वह अपनी बेटी के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से जानता था। उसे लिन जिफेंग के साथ देखना उसके लिए मौत से भी ज्यादा असहनीय था। वैसे भी लिन जिफेंग अब काफी उदासीन था क्योंकि वह देश लौट आया था, इसलिए वह अपने आलसी दिनों का आनंद लेना जारी रख सकता था। नांगोन बूढ़े आदमी, आप आज मेरे कमरे में सिर्फ इस बारे में बात करने के लिए नहीं आ सकते थे, है ना? लिन जिफेंग ने कहा, यह आपकी शैली नहीं लगती। हे तुमने मुझे सही से समझ लिया। चूंकि हम दोनों ही समझदार लोग हैं, इसलिए मैं बात को घुमा फिराकर नहीं बोलूंगा। नांगोन शुई ने अपना चंचल मुखौटा उतार दिया और गंभीर हो गया। आप जानते हैं, तियानयू के अपने गौरव के दिन भी थे और पतन के भी। हमने कई व्यापारिक प्रतिद्वंद्वियों को भी नाराज कर दिया है। अब बिन ने समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। मैंने अतीत में कई लोगों को नाराज किया है और बिन वाणिज्य की दुनिया के लिए कुछ हद तक नया होने के कारण चीजों को अच्छी तरह से समझ नहीं सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उसकी रक्षा करें। बेहतर होगा कि आप उसे नजदीक से ही सुरक्षित रखें, क्योंकि आप दोनों का वैवाहिक संबंध है। आप अपनी मंगेतर को कुछ नहीं होने देंगे, है ना? जैसा कि लिन जिफेंग ने भविष्यवाणी की थी, ये बूढ़ा बदमाश कभी भी घाटे का सौदा नहीं करेगा। युद्ध शक्ति और बुद्धिमत्ता के मामले में लिन जिफेंग भाड़े के सैनिकों में काफी ऊंचे स्थान पर था।
उनसे बेहतर कोई और नहीं हो सकता। तो इसमें मेरे लिए क्या है? लिन जिफेग ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाल ही में मैंने मकाओ में घोड़ों पर जुआ खेलते हुए 30 मिलियन हारे, लास वेगास में ताश खेलते हुए 50 मिलियन और टोक्यो में जापानियों के साथ मैंने खेला। जैसे ही उन्हें लाभ मिला, चतुर बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत अपनी परेशानियां सामने ला दी और लिन जिफेन के सामने खराब खेलना शुरू कर दिया। 174 अध्याय 177 10 लाख वार्षिक वेतन वाली आंटी अध्याय 177 10 लाख वार्षिक वेतन वाली आंटी। उसने पैसे मांगना भी शुरू नहीं किया था और वह दयनीय व्यवहार करने लगा, जिससे वह लिन जिफेंग से भी अधिक असाधारण लगने लगा। देखो बूढ़े नानगोंग, मेरे सामने गरीब होने का रोना बंद करो, इससे कोई फायदा नहीं होगा। कम से कम आपको मुझे कुछ प्रेरणा तो देनी होगी, है ना? आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपकी बेटी का स्वभाव कैसा है, उसके साथ रहना मुसीबत को न्योता देना है। आपको कम से कम मुझे हुई भावनात्मक क्षति की भरपाई तो करनी चाहिए, क्या आपको नहीं लगता? यदि योग्यता के लिए नहीं तो कम से कम कठिनाई के लिए तो। भले ही कोई कठिनाई न हो, लेकिन थकान तो निश्चित रूप से होती है। लिन जिफेन को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके पास वास्तव में पैसा है या नहीं, क्योंकि कोई भी घाटे का सौदा नहीं करेगा, खासकर तब जब हाल ही में उसके पास पैसे की तंगी चल रही थी। इसके अलावा हाल ही में झोंघाई शहर के उत्तरी जिले में गरीब प्रवासी श्रमिकों के बच्चों का एक समूह दिखाई दिया था, जो काफी छोटे थे और अपने माता पिता के साथ काम करने के लिए बाहर आए थे, जो वास्तव में आसान नहीं था। लिन जिफेग वास्तव में उनकी मदद करना चाहता था। इस बारे में कैसा है? मैं तुम्हें 30,000 प्रति माह दूंगा, तुम्हारा क्या विचार है? नानगोन शुई हताश होकर इतना महंगा प्रस्ताव देने से लगभग टूट गया। 30,000? लिन जिफेन थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उसके मानकों के अनुसार लगभग 10,000 युआन देना पहले से ही अच्छा था, लेकिन नानगोन शुई उदार निकला। पर्याप्त नहीं? तो फिर 50,000 कैसा रहेगा? नानगोन शुई को बहुत दुख हुआ जब उसने अपनी मेहनत की कमाई को लिन जिफेन की जेब में जाते देखा। वह काफी अनिच्छुक महसूस कर रहा था। 50,000? लिन जिफेन को फिर से आश्चर्य हुआ। 50,000 प्रति माह की कमाई शहर के सफेदपोश कर्मचारियों की कमाई से भी ज्यादा थी। आजकल सफेदपोश कर्मचारियों का वेतन अधिकतम इतना ही या उससे भी कम होता है। लड़का, मेरे धैर्य की सीमा है, कृतघ्न मत बनो, लो या छोड़ दो, 1 लाख प्रति माह। मैं इतना ही दे सकता हूँ। यदि आपको लगता है कि यह बहुत कम है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। इस समय नानगोन शुई का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह ईमानदार आदमी इतनी ऊंची कीमत मांगेगा। 1 लाख? लिन जिफेंग अविश्वास में लगभग हौंफने लगे। आसानी से 1 लाख प्रति माह? क्या इससे वह हर साल करोड़पति नहीं बन जाएगा? ये भाड़े का सैनिक बनने से कहीं बेहतर है। अब से वह भी 1 करोड़पति होगा। लिन जिफेंग ने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि नानगोन शुई इतना भुगतान करने को तैयार होगा, क्योंकि उसकी धारणा में नानगोन शुई, ये बूढ़ा लोमड़ी, कुख्यात रूप से कंजूस था। और फिर भी वो प्रतिवर्ष 10 लाख की पेशकश कर रहा था। लिन जिफेंग कैसे मना कर सकता था? मना करना लगभग मूर्खता होगी। नानगोन शुई से पैसा प्राप्त करना वास्तव में आसान नहीं था। ठीक है, चूंकि अंकल नानगोन इतना कुछ देने को तैयार है, इसलिए मैं आपकी बेटी की अच्छी देखभाल करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। भले ही यह हमारी शादी के लिए न हो, कम से कम पैसे के लिए तो हो ही जाएगा। ये बिल्कुल सार्थक है, लिन जिफेग ने हंसते हुए कहा। यह पुरानी कहावत कि पैसा शैतान को भी चक्की का पत्थर घुमाने पर मजबूर कर सकता है, वास्तव में गलत नहीं है। अभी तक वह उसे बूढ़ा नानगोन कहता रहा था और अब उसने तुरंत उसे चाचा कहना शुरू कर दिया। इतना तीव्र परिवर्तन कि बूढ़ा लोमड़ी नानगोन शुई की नाक भी लगभग टेढ़ी हो गई। वह सोचता था कि वह काफी बेशर्म है, लेकिन आज उसे सचमुच अपना हमशक्ल मिल गया। वैसे अंकल नानगोन, क्या आप नकद भुगतान करने की योजना बना रहे हैं या आप चेक लिखेंगे? लिन जिफेग ने अपने मुंह के कोने को छुआ। मेरे पास अभी नकदी नहीं है, मैं आपको कार्ड दे दूंगा। मैं तुम्हें हर महीने समय पर भुगतान करूंगा, निश्चिंत रहो। मैं, नानगोन शुई, अपने द्वारा किए गए वादे को पूरा करूंगा। ये सबसे अच्छी बात है, आखिरकार आपके पास पैसे की कमी नहीं है। आप आसानी से मकाओ में किसी घोड़े पर लाखों रुपये या लास वेगास में उससे भी अधिक दांव लगा सकते हैं। मुझे लगता है कि आप टोक्यो में इससे भी अधिक टिप देते हैं, है ना? लिन जिफेन की पहले चापलूसी और फिर प्रशंसा करने की रणनीति वास्तव में बुरी नहीं थी। इससे बूढ़े व्यक्ति की चापलूसी तो हुई, लेकिन उसे अपमानित नहीं किया गया। यह एक उत्तम समाधान था, जिससे नानगोन शुई का चेहरा तो शांत था, लेकिन उसका हृदय रो रहा था। यह आदमी सचमुच निर्दयी है, मुझसे भी अधिक निर्दयी। मैं तो पहले से ही काफी बेशर्म थी, लेकिन ये युवक तो मुझसे भी ज्यादा बेशर्म है। नानगोन शुई की निगाहें अजीब थीं जब उसने लिन जिफेन की मुस्कुराहट को देखा। फिर वह खड़ा हुआ और बोला, इस कार्ड में 2 लाख रुपये हैं, जो मैं आपके पहले 2 महीने के वेतन के लिए अग्रिम भुगतान कर रहा हूँ। अब से मैं तुम्हें हर महीने समय पर भुगतान करूंगा। मैं कल जा रहा हूं और मुझे आशा है कि आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। निश्चिंत रहिए अंकल नानगोन, मैं इस मामले में आपकी पूरी मदद करूंगा। बस खुशी से अपने रास्ते पर जाओ। खुश? मैं खुश हूं मेरी गांड।
तुमने मुझे लाखों रुपये में मार डाला और मुझे खुश रहना चाहिए। चुपके से न रोना तो पहले से ही बहुत अच्छा है, खुश रहना तो दूर की बात है। गुस्से से भरे पेट के साथ नानगोंग शुई उदास चेहरे के साथ कमरे से बाहर निकल गया। इस बीच लिन जिफेंग अपने हाथ में कार्ड पकड़े हुए था, उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी। ये पैसा इतना वास्तविक था कि इसने मुझे करोड़पति बना दिया, जो कि सुरक्षा गार्ड बनने से कहीं बेहतर था। अगली सुबह नानगोंग शुई किसी समय वहां से जा चुका था, लेकिन उसने पूरी रात नानगोंग बिन के साथ बातचीत की थी। नानगोंग बिन ने लिन जिफेंग को रहने देने से पूरी तरह से इनकार कर दिया और अंत में नानगोंग शुई ने आंसू बहाते हुए दयनीय बूढ़े आदमी का कार्ड खेला और अपनी बेटी को इतना दुखी महसूस कराया कि वह उसे और अधिक परेशान नहीं कर सका। लेकिन लिन जिफेंग को अपना मंगेतर बनाना उसके लिए मारे जाने से भी अधिक दर्दनाक था। उसने सोचा था कि वह अपने पिता से लिन जिफेंग के साथ अपनी शादी रद्द करने के बारे में बात कर सकती है, लेकिन नानगोंग शुई उन दोनों को एक साथ लाने पर अड़ी हुई थी, जिससे नानगोंग बिन निराश हो गई और सोचने लगी कि आखिर उसके पिता क्या कर रहे हैं। आज एक विशेष दिन था। दोपहर में नानगोंग बिन को कंपनी के भविष्य के रुझानों और विकास पर चर्चा करने के लिए यांजिंग शहर के लिए उड़ान भरने की आवश्यकता थी और हुआ बुकी को भी आयोजकों द्वारा आयोजित एक संगीत कार्यक्रम के लिए मकाओ जाना था। सुबह सुबह लिन जिफेंग के जागने से पहले ही 2 महिलाएं उसे परेशान कर रही थीं। नानगोंग बिन ठीक थी क्योंकि उसका कार्यक्रम दोपहर का था, लेकिन हुआ बुकी को सुबह हवाई अड्डे के लिए निकलना था और उसके लिए लिन जिफेंग, जो एक कुशल ड्राइवर था, से अधिक उपयुक्त कोई नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हुआ बुकी को अभी भी लिन जिफेंग और उसके चचेरे भाई के बीच के रिश्ते के बारे में पता नहीं था, न ही नानगोंग शुई का उद्देश्य। वह केवल इतना जानती थी कि उसके चचेरे भाई ने हमेशा उसे बताया था कि लिन जिफेंग वह अंगरक्षक था जिसे उसने काम पर रखा था। इसलिए एक ऐसी नौकरी के लिए जो आया कि नौकरी से बहुत अलग नहीं थी, यदि कोई अतिरिक्त लागत नहीं थी तो उसे काम पर रखना उचित था। आखिरकार उसके चचेरे भाई द्वारा हर महीने उस पर खर्च किया गया पैसा व्यर्थ नहीं था, इसलिए इस अंगरक्षक की भूमिका का पूर्ण उपयोग करना आवश्यक था। उठो जानवर, उठना। सुबह सुबह जब लिन जिफेंग अभी भी गहरी नींद में था, हुआ बुकी ने, मानो उसने उत्तेजक दवाएं ले ली हो, लगातार उसके दरवाजे पर दस्तक दी। उन्होंने झुंझलाहट में कहा कि महिलाएं बहुत परेशानी वाली होती हैं। सुनो मिस, तुम सुबह जल्दी क्यों नहीं सोती? आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या आप जानते हैं कि मैं शादी के बारे में सपना देख रही थी और दुल्हन के कमरे में प्रवेश करने ही वाली थी कि आपने मुझे रोक दिया। तुम पर मेरी पत्नी का कर्ज है। अरे जानवर, मुझे आज मकाओ जाना है, मेरी उड़ान सुबह 9 बजे है। जल्दी करो और मुझे हवाई अड्डे ले जाने की तैयारी करो। अगर हम देर से आए तो मैं तुम्हारे चचेरे भाई से तुम्हारा वेतन काटने को कह दूंगा। हुआ आज विशेष रूप से खुश थी। मुझे नहीं पता कि सूरज पश्चिम से आया था या क्या, लेकिन उसका मूड आज असाधारण रूप से सुखद था, यहाँ तक कि लिन जिफेंग के साथ बात करते समय उसका रवैया पूरी तरह से 180 था। 175 अध्याय 178 जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं वे दयनीय स्थिति में हैं। अध्याय 178 जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं वे आंखों को दुखने वाले दृश्य हैं। उसे अपने छोटे से कूल्हे के साथ दूर जाते हुए देखकर लिन जिफेंग ने अपने बिखरे बालों को छुआ। वह समझ नहीं पा रहा था कि आज छोटी सी लड़की इतनी खुश क्यों थी, मानो उद्घाटन समारोह कोई बड़ी बात हो। क्या वह सामान्य दिनों में पर्याप्त नहीं गाती थी? बिस्तर से उठकर और जल्दी से साफ सफाई करके नानगोंग बिन जल्दी से निकल गया और जल्दी निकलने से पहले बस जल्दी से नाश्ता कर लिया। हुआ बुकी को डाइनिंग टेबल पर अपने फोन से खेलते हुए देखकर लिन जिफेंग की उसे उकसाने की कोई इच्छा नहीं थी। वह अपना नाश्ता स्वयं ही खा सकता है, अन्यथा वह उसे फिर से फंसाने के लिए कोई चालाक योजना बना सकती है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि लिन जिफेंग ने उसे उकसाया नहीं, इसका मतलब यह नहीं था कि वह लिन जिफेंग को उकसाएगी नहीं। तुम जानवर हो, बाद में जब तुम मुझे हवाई अड्डे ले जाओगे तो थोड़ा और अच्छे कपड़े पहनना, उसने मांग की। लिन जिफेंग पूरी तरह से अपने नाश्ते पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, तभी हुआ बुकी ने उसे एक छोटा सा झटका देने से खुद को नहीं रोका। क्यों? मुझे सजने संवरने की क्या जरूरत है? लिन जिफेंग ने पूछा। अगर मैं तुमसे कहूं कि सुंदर दिखा तो बेहतर होगा कि तुम सुंदर दिखा। ये सब बकवास क्या है? मत भूलो तुम मेरे चचेरे भाई के अंगरक्षक हो जिसे पैसे देकर रखा गया है, इसलिए तुम्हें यहाँ इसी के साथ मोलभाव करने का कोई अधिकार नहीं है। उसने अपना सिर झुकाते हुए और बचाव में बड़बड़ाते हुए कहा। क्या इसका कोई कारण नहीं होना चाहिए? ये तो आपको सिर्फ हवाई अड्डे तक ले जाएगा, है ना? मुझे इतने अच्छे कपड़े पहनने की क्या जरूरत है? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं किसी के बहकावे में आ जाऊंगी? लिन जिफेंग ने घिनौनी हंसी हंसी। हुई अंकल, अगर आप लोगों को परेशान न करें तो क्या आप मर जाएंगे? आपके बूढ़े चेहरे को देखते हुए आप में किसकी रुचि होगी? और मुझे अपने गंदे रूप के बारे में बात भी मत करने दो, हुआ बुकी ने तिरस्कारपूर्वक कहा और लिन जिफेंग को तिरस्कार भरी नजर से देखा। ओह अरे हुआ मैं केवल 24 साल का हूँ, ठीक है। आपको यह विचार कहाँ से आया कि मैं उतना बुरा और घृणित हूँ जितना आप कह रहे हैं? उन्होंने विरोध जताते हुए कहा, यह एक व्यक्तिगत हमला है। हम्फ, मुझे हुआ कहने की हिम्मत मत करना, हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है।
हुआ हुआ आपके इस्तेमाल करने लायक नाम नहीं है। हुआ बुकी ने अप्रसन्नता से जवाब दिया। उसे यह पसंद नहीं आया कि यह घटिया चाचा उसे उसके उपनाम से बुला रहा है। उसने अपनी प्यारी आकर्षक छोटी नाक सिकोड़ते हुए कहा, 24 साल की और बूढ़ी नहीं है ना? मैं इस साल 18 साल का हो गया। मेरी तुलना में क्या आप एक पुराने आदमी नहीं हैं? आश्चर्य की बात यह थी कि युवा मिस लिन जिफेन के साथ बहस कर रही थी और अपनी युवा उम्र की तुलना लिन जिफेन से कर रही थी। मैं थोड़ा बुरा हो सकता हूँ लेकिन मैं जवान दिखता हूँ। क्या तुमने नहीं देखा कि जब मैं बाहर होती हूँ तो लोग मुझे सिर्फ 18 साल का समझते हैं? लिन जिफेग ने बेशर्मी से एक धूर्त मुस्कान के साथ शेखी बघारी। घृणा करना बंद करो चाचा। चाचा तो चाचा ही होते हैं, यह एक ऐसा तथ्य है जो कभी नहीं बदलता, हुआ हुआ ने निडरता से कहा और लिन जिफेग के दिल में आखिरी रक्षा शक्ति पर प्रहार किया। तुम्हें नहीं पता, अंकल आजकल इंटरनेट पर बहुत लोकप्रिय हैं। उन्होंने दावा किया, बहुत सारी लड़कियां अंकल की तलाश में हैं। उफ, मानो कोई इस पर विश्वास करेगा। आप जैसे चाचा को कौन पसंद करेगा? यह अंधापन होगा। ये कहते हुए उसने अपने पैरों को सोफे पर झुलाया। उसके गोरे और नाजुक पैर एक दूसरे को छू रहे थे। वह लिन जिफेन के बहाने से स्पष्ट रूप से असंतुष्ट थी। आह, जिसे मैं प्यार करता हूँ उसे ले जाया गया है और जो मुझे प्यार करते हैं वे आंखों के लिए एक दृश्य है। कितना कठिन जीवन है। लिन जिफेग ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया और फिर युवा मिस हुआ बुकी की भयंकर निगाहों के नीचे चुपचाप अपने कमरे में चले गए। वाह अंकल, आप तो बहुत प्रतिभाशाली हैं। आप ऐसी कविता भी लिख सकते हैं। हुआ बुकी ने आश्चर्य से कहा। कोई बड़ी बात नहीं। लिन जिफेन ने उसे एक आत्मसंतुष्ट नजर से देखा और फिर सिगरेट पीते हुए अपने कमरे में चला गया। उसने जल्दी से कपड़े बदलकर अरमानी सूट पहन लिया जो हुआ हुआ ने कुछ समय पहले उसके लिए खरीदा था, जैसा कि उसने अनुरोध किया था। लिन जिफेन के दुबले पतले शरीर को देखते हुए हुआ बुकी की आंखें चमक उठी। उसने मन ही मन सोचा, आश्चर्य की बात है कि यह जानवर काफी प्रतिभाशाली है। लेकिन गहराई से विचार करने पर ऐसा प्रतीत हुआ कि उनकी दोगली कविता में कुछ गहरा अर्थ छिपा है। सोफे पर काफी देर तक विचार करने के बाद भी जब उसे इसका कोई हल नहीं मिला तो उसने निर्णय लिया कि वह इस पर और अधिक मस्तिष्क कोशिकाएं बर्बाद नहीं करेगी। वह राजकुमारी की तरह तैयार होने के लिए जल्दी से नंगे पैर अपने कमरे में भाग गई। थोड़ी देर बाद लिन जिफेन ने एक शानदार अरमानी सूट पहनकर अपनी विशाल छाती का प्रदर्शन किया। ऐसा लग रहा था जैसे सूट उनके लिए ही बनाया गया हो। उनका शरीर न तो बहुत अधिक डरावना था और न ही बहुत अधिक कमजोर, जो सूट की आकृति को पूरी तरह से भर रहा था। और हुआ बुकी अपनी सावधानीपूर्वक की गई पोशाक के बाद लगभग एक राजकुमारी की तरह लग रही थी, शाही लेकिन साधारण। युवा महिलाओं के लिए यह फॉर्म फिटिंग ड्रेस उसकी कली जैसी छाती को बिल्कुल सही तरीके से ढक रही थी। नाजुक चमचमाती ऊंची एड़ियां फिल्मों की स्नो वाइट से भी प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। उसने खुद को बार बार आईने में देखा। लगभग आधा घंटा बीत जाने के बाद वह उत्साह से सोफे की ओर दौड़ी जहां लिन जिफेन समाचार देख रहा था और बोली, जानवर, आज मैं कैसी दिख रही हूँ? हुआ बुकी आज बहुत अच्छे मूड में थी। उसे यह नहीं पता था कि मकाओ की यात्रा के लिए उसे कितने पैसे दिए गए हैं। लेकिन दूसरी ओर हुआ बुकी ने हमेशा पैसे को केवल संख्या के रूप में देखा था। ऐसा लग रहा था कि इस बार आयोजक का निमंत्रण निश्चित रूप से विशेष था। अगर आप अपनी ड्रेस थोड़ी नीचे पहनेंगी तो मुझे लगता है आप और भी सुंदर दिखेंगी। जानवर, क्या आप थोड़ा कम घृणित नहीं हो सकते? कल मैं अपने आदर्श से मिलूंगा, उनके साथ एक सीरीज फिल्माऊंगा और फिर टीवी पर आऊंगा। जब ऐसा होगा तब भले ही आप मेरा ऑटोग्राफ मांगे, मैं आपसे बात करने में बहुत आलसी हो जाऊंगा। ऐसा लग रहा था कि कल का संगीत समारोह हुआ बुकी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, अन्यथा वह इतनी खुश नहीं होती। अरे बीस्ट, तुम उस सूट में बहुत अच्छे लग रहे हो। क्या ये वही है जो मैंने सिस्टर मेंग से आपके लिए मंगवाया था? लिन जिफेग को सोफे पर बैठकर सेब खाते और पूरी तरह गंभीर देखकर वह वास्तव में प्रभावित हुई। हाँ, बढ़िया है ना? मैं इतना बुरा तो नहीं दिखता, है ना? अपनी बहुत ज्यादा तारीफ मत करो, तुम तो बस एक पृष्ठभूमि हो। मेरी तुलना में तो तुम्हारी उपस्थिति आधी परछाई के बराबर भी नहीं है। हम्फ। जब लड़की अच्छे मूड में होती थी तो वह लिन जिफेन के साथ थोड़ी देर बातचीत कर सकती थी, लेकिन अगर वह बुरे मूड में होती तो लिन जिफेन को काफी परेशानी होती। क्या आपका एजेंट असिस्टेंट मेंग आज नहीं आ रहा है? वह पहले से ही हवाई अड्डे पर हमारा इंतजार कर रही है। क्या आप अभी तैयार हैं? हुआ बुकी ने आईने में देखना जारी रखा और उदासीन मुस्कान के साथ जवाब दिया, हे हमेशा तैयार। ठीक है, तो फिर चलें। लड़की खुशी से आगे की ओर दौड़ी, खरगोश की तरह उछलती हुई। विशेष रूप से उसकी युवा लेकिन प्रभावशाली रूप से विकसित छाती उसकी चाल के साथ उछल रही थी और उसने अपनी कामुकता से लिन जिफेन की सांसें लगभग रोक लीं। लगभग आधे घंटे बाद लिन जिफेन हुआ बुकी की आधुनिक लग्जरी स्पोर्ट्स कार चलाकर हवाई अड्डे की ओर तेजी से जा रहा था। शुरुआत में लिन जिफेन दृश्यों का आनंद लेने के लिए धीमी गति से गाड़ी चलाना चाहते थे, लेकिन लड़की उनसे गाड़ी धीमी गति से चलाने का आग्रह करती रही और तभी रुकी जब उसने यातायात में इतनी भीड़ पैदा कर दी कि पैदल यात्री उन्हें गालियां देने लगे।
मार्शल आर्ट्स की दुनिया की सड़कों पर एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार में पागलों की तरह तेज गति से दौड़ना कोई आसान बात नहीं थी, खासकर झोंगहाई शहर की मुख्य सड़कों पर, जहां स्पोर्ट्स कारों की कोई कमी नहीं थी। लिन जिफेंग जिस कार को चला रहे थे, वह झोंगहाई के मानकों के अनुसार केवल औसत थी, लेकिन लड़की के लगातार प्रोत्साहन से प्रेरित होकर लिन जिफेंग ने अपने ड्राइविंग कौशल को सीमा तक पहुंचा दिया और सड़क पर अन्य वाहनों को बहुत पीछे छोड़ दिया। सड़क पर कुछ अन्य लोग भी अपनी कार चला रहे थे, लेकिन लिन जिफेंग की लापरवाही से गाड़ी चलाते देख वे पीछे हट गए और उसकी गति से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। कुछ ड्राइवर तो उनकी साहसी ड्राइविंग को देखकर इतना डर गए कि उनकी पैंट गीली हो गई। जरा कल्पना कीजिए, एक स्पोर्ट्स कार 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से शहर में दौड़ रही है, कौन इस तरह मौत को गले लगाने की हिम्मत करेगा। 176 अध्याय 179 ये बुदाओ अध्याय 179 ये बुदाओ। स्पोर्ट्स कार के इंजन की गड़गड़ाहट ही किसी को भी सिरदर्द देने के लिए पर्याप्त थी। अंततः हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद हुआ बुकी ने संतुष्ट स्वर में कहा। हो सकता है कि उसे इसमें आनंद आया हो, लेकिन बेचारी लिन जिफेंग रास्ते में बाढ़ पार करने वाले सभी जानवरों से बुरी तरह डर गई थी। मेन बहन, आप इंतजार करते हुए चिंतित हो गई होंगी, है ना? जैसे ही वह हवाई अड्डे में दाखिल हुई, वहां मेंग यूजिन काउंटर के सामने बेसब्री से हुआ बुकी का इंतजार कर रही थी। हवाई अड्डे पर आगमन और प्रस्थान से हलचल थी तथा शोर लगातार बना हुआ था। वहां इतनी भीड़ थी कि बिना पूर्व व्यवस्था के किसी को ढूंढना काफी मुश्किल होता। हुआ बुकी के आगमन को देखकर मेंग यूजिन बहुत रोमांचित हो गई। कुछ दिन पहले उसे कंपनी के उच्च प्रबंधन से एक फोन आया, जिसमें कहा गया था कि एक हांगकांग और ताइवान स्टार एक बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक टीवी नाटक में हुआ बुकी के साथ सह कलाकार बनना चाहता है, और वह पुरुष सेलिब्रिटी वही आदर्श है जिसकी हुआ बुकी हमेशा से प्रशंसा करती थी। ये यात्रा न केवल सहयोग पर चर्चा के लिए थी, बल्कि संभावित संयुक्त प्रदर्शन के लिए भी थी। आयोजकों ने पहले ही निमंत्रण दे दिया था। उम्मीद थी कि हुआ बुकी और हांगकांग तथा ताइवान की यह प्रसिद्ध हस्ती मंच पर एक साथ प्रस्तुति दे सकेंगी। इस खबर से हुआ बुकी बहुत उत्साहित हो गई। जब वह छोटी थी तब से वह इस स्टार से एक से अधिक बार व्यक्तिगत रूप से मिलने का सपना देखती थी। भाग्य को हमेशा लोगों के साथ युगांतरकारी मजाक करना पसंद था, लेकिन किसने सोचा था कि 10 साल बाद उसका सपना आखिरकार सच हो जाएगा। इस पुरुष सेलिब्रिटी के साथ संवाद करने के लिए हुआ बुकी को पता नहीं था कि उसने कितने प्रदर्शनों को अस्वीकार कर दिया था, विशेष रूप से उससे मिलने और उसके आकर्षण को देखने के लिए। यद्यपि हुआ बुकी पूरे एशिया में विशेष रूप से प्रसिद्ध नहीं थी, फिर भी उन्हें द्वितीय श्रेणी की सेलिब्रिटी माना जा सकता है, मोटे तौर पर द्वितीय श्रेणी के पुरुष स्टार के बराबर। उनमें से किसी को भी बड़े लोगों की तरह व्यवहार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये बहुत अच्छी बात है कि आप आ सके। मुझे चिंता थी कि आप बीच में ही हार मान लेंगे और आने से इनकार कर देंगे, फिर मैं कंपनी को अपनी बात नहीं समझा पाऊंगा। मेंग यूजिन ने आज साधारण कपड़े पहने थे, जिससे उनकी सुंदरता और सौंदर्य का पता चलता था। यद्यपि उसके पास हुआ बुकी और उसके दोस्तों जैसा आकर्षण नहीं था, फिर भी मेंग यूजिन ने लिन जिफेंग पर काफी अनुकूल प्रभाव डाला, हालांकि वह थोड़ी अधिक सत्ता की भूखी लग रही थी। चिंता मत करो, मैं बहन मेंग से किए वादे से कैसे मुकर सकती हूँ, खासकर जब वह मेरी आदर्श है, हुआ बुकी ने कहा। उसके गुलाबी होंठ थोड़े से काटे, उसका सुंदर चेहरा शर्मा गया। यहाँ तक कि मेंग यूजिन के पीछे खड़े बिन बुलाए मेहमान भी हुआ बुकी के शुद्ध और मनमोहक व्यवहार से अवाक रह गए। बधाई हो हुआ बुकी, आपका सपना अंततः साकार होने जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप एक टीवी ड्रामा शूट करेंगे जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार रहेगा। तभी मामूली कपड़े पहने एक युवक, जो दिखावटी या असाधारण नहीं था, मेंग यूजिन के पीछे खड़ा था। वह विनम्र और सुंदर थे, उन्होंने सफेद चश्मा पहना हुआ था और उनका सीधा सूट उन्हें विशेष रूप से तीखा दिखा रहा था। जब उन्होंने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए हुआ बुकी का अभिवादन किया। युवा मास्टर झांग, आप यहाँ कब आए? अचानक किसी को अपना उपनाम पुकारते हुए सुनकर हुआ बुकी उलझन में पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि स्टार मीडिया ग्रुप से उपाध्यक्ष का बेटा झांग जिक्सिन भी आ गया था। वह पहले इतनी उत्साहित थी कि उसने उसे नोटिस नहीं किया था, और अब जब हुआ बुकी उससे पूछ रहा था तो झांग जिक्सिन के सुंदर चेहरे पर कुछ आश्चर्य दिखाई दिया। वह नहीं जानता था कि कैसे जवाब दे। वह काफी देर से यहाँ खड़ा उसका इंतजार कर रहा था और वह पूछ रही थी कि वह कब आया। वास्तव में उपेक्षित महसूस करना सुखद नहीं था। ओह, मैं, झांग जिक्सिन ने अपने सफेद फ्रेम वाले चश्मे को ठीक किया, कुछ शब्दों के लिए असमंजस में था। हुआ बुकी, युवा मास्टर झांग कुछ समय से यहाँ है। वह मेरे साथ आया था और काफी समय से आपका इंतजार कर रहा था। मेंग यूजिन जल्दी से झांग जिक्सिन के लिए चीजों को सुझाने के लिए आगे आई। ओह, क्या यह ऐसा है? शायद मैं एक पल के लिए बहुत उत्साहित था और आपको नहीं देख पाया, युवा मास्टर झांग। इसके बारे में खेद। हुआ बुकी खुशी से हंस पड़ी। इस बीच लिन जिफेंग सजावट से ज्यादा कुछ नहीं रह गया था। मेंग यूजिन द्वारा उसका उल्लेख न किए जाने के कारण हुआ ने उस पर और भी कम ध्यान दिया। झांग जिक्सिन के घमंडी व्यवहार को लिन जिफे की कोई परवाह नहीं थी। आखिरकार लिन जिफेंग ने तो केवल ड्राइवर की भूमिका निभाई थी, कौन एक साधारण ड्राइवर को गंभीरता से लेगा और उसके साथ घुलने मिलने के लिए अपनी सीमा से बाहर जाएगा।
लेकिन उसी क्षण एक जोरदार हंसी गूंज उठी। मिस हुआ, मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत देर नहीं कर रहा हूँ। कुछ ही दूरी पर धूप का चश्मा पहने और फूल लिए, एक चमकदार सफेद सूट पहने अपने अंगरक्षक झांग ब्याओ के साथ ये वुडाओ एक ऐसा संयमित करिश्मा प्रदर्शित कर रहे थे जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उनमें किसी प्लेबॉय जैसी चंचलता नहीं थी, बल्कि वे एक महान उल्लू जैसे दिखते थे जिसने व्यापार जगत में अनेक तूफानों का सामना किया था। करिश्मा, रुचि और शिक्षा के मामले में ये वुडाओ निश्चित रूप से किसी से पीछे नहीं है। इसके अलावा उनकी अद्भुत शांति ने कई लोगों को अंदर से कांपने पर मजबूर कर दिया, हालांकि बाहरी तौर पर वे मुस्कुराते रहते थे। उन्होंने एक सूक्ष्म और ठंडी निर्दयता व्यक्त की जो उनकी हड्डियों से रिश्ती हुई प्रतीत होती थी। ओह, युवा मास्टर लिन भी यहाँ है। ये वुडाओ की तेज निगाहें झांग जिक्सन से कहीं बेहतर थीं। उन्होंने लिन जिफे को एक नजर में ही पहचान लिया था, जबकि झांग जिक्सन ने लिन जिफे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। पिछली बार ये वुडाओ को दूर भगाने के लिए हुआ ने लिन जिफेन को एक प्रतिष्ठित और संपन्न परिवार का उत्तराधिकारी होने का नाटक करवाया था ताकि ये वुडाओ से छोड़ दे। हालांकि कुछ जांच के बाद पता चला कि यंजिंग में वास्तव में एक लिन परिवार था जो कम प्रोफाइल रखना पसंद करता था, जिसने हमेशा ये वुडाओ को हैरान कर दिया था। लेकिन अगर वह वास्तव में कोई दुर्जय व्यक्ति था तो उसने लिन जिफेन को अपमानित करने या उकसाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार अगर वह क्रॉसहेयर में फंस गया तो खुद को निकालना मुश्किल होगा। ये वुडाओ किसी से भी बेहतर समझता था कि कभी कभी परेशानी से बचना सबसे अच्छा होता है। ये वुडाओ के ठंडे मुस्कुराते चेहरे को देखकर, जो झूठी गर्मजोशी से भरा था, लिन जिफे को उस दिन क्लब का दृश्य स्पष्ट रूप से याद आ गया और उसने जल्दी से विनम्रता से कहा, हुआ आज मकाओ जा रही है और उसके प्रेमी के रूप में मुझे उसका साथ देना होगा। अन्यथा यदि कोई मुझसे आगे निकल गया तो यह एक अफसोसनाक क्षति होगी। जैसे ही लिन जिफेंग ने आखिरी वाक्य बोला, उसने जानबूझकर अपनी आवाज थोड़ी ऊंची कर दी। स्पष्टतः वह झांग जिक्सन को निशाना बना रहा था जो पास में ही खड़ा था। ये वुडाओ को आते देख हुआ बुकी और मेंग यूजिन ने एक दूसरे को जल्दी से देखा और झांग जिक्सन को आश्चर्य हुआ जब हुआ बुकी ने लिन जिफे की बाह को अपनी बाहों में भर लिया और शरारत से हंसी। पतिदेव, जब मैं दूर हूं तो बेहतर होगा कि आप चुपके से नाश्ता लेने न जाएं, ठीक है? झांग जिक्सन अब और भी अधिक उलझन में था। उसने हमेशा सुना था कि हुआ बुकी अविवाहित है। आज अचानक पति कैसे प्रकट हो गया? क्या ये साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति वास्तव में कोई धनी वंशज हो सकता है? क्या मैं पहले अंधा था? झांग जिक्सन की आंखें चौड़ी हो गईं, उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कोई चिंता नहीं, पति निश्चित रूप से घर पर तुम्हारा इंतजार करेंगे, कोई भी स्नैक्स चोरी से नहीं लाएंगे। मेरे पास तुमसे प्यार करने के लिए भी पर्याप्त समय नहीं है, लिन जिफेग ने एक कामुक मुस्कान के साथ कहा और जल्दी से अपनी बाहों को हुआ की पतली कमर के चारों ओर लपेट लिया। हुआ बुकी को तब आश्चर्य हुआ जब उसका दानव पंजा वास्तव में उसकी कमर तक पहुंच गया, जिससे हुआ ने जल्दी से अपना सिर लिन जिफेन की छाती में दबा दिया और उसके बगल में जोर से चुटकी ली, जिससे उसे संकेत मिला कि वह ज्यादा दूर न जाए। ये चुभन कोई छोटी बात नहीं थी। इससे लिन जिफेन को बहुत पीड़ा हुई और उसने महसूस किया कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। यह उनकी योजना थी जो मेंग यूजिन के साथ मिलकर बनाई गई थी ताकि ये वुडाओ को धोखा दिया जा सके, ये दिखावा करके कि वह दूसरी पीढ़ी का अमीर व्यक्ति है। अब दोबारा मिलने पर शो को विश्वसनीय बनाने के लिए उन्हें अभिनय के प्रति प्रतिबद्ध होना पड़ा, अन्यथा वे लोगों को कैसे विश्वास दिला पाते? आपने मुझे लिन परिवार का प्रतिष्ठित युवा स्वामी माना था, कम से कम मुझे एक युवा स्वामी की हैसियत के अनुरूप तो रहना ही था, है न? विशेष रूप से ये परिवार के भयभीत करने वाले युवा मास्टर के साथ जो बाज की तरह देख रहा है। 177 अध्याय 180 पति, चुपके से नाश्ता मत करो। अध्याय 180 पति, मुझे धोखा मत करो। यहां तक कि मेंग यूजिन भी लिन जिफेन के अंतरंग हाव भाव का सीधे सामना नहीं कर सकी। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह आदमी इतना बेशर्म होगा कि ये वुडाओ के सामने हुआ का फायदा उठाएगा, और मेंग यूजिन को इससे भी अधिक घृणा इस बात से हुई कि उसने वास्तव में हुआ के लिए ऐसी उल्टी लाने वाली मीठी बातें कहीं। झांग जिक्सन भी इस सब से पूरी तरह भ्रमित हो गए और यह समझने में असमर्थ रहे कि यह आदमी, जो दिखने में बिना किसी विशेष विशेषता वाला प्रतीत होता है, वास्तव में कौन था। बेशक झांग जिक्सन भी ये वुडाओ की यात्रा की पृष्ठभूमि से अनजान थे। आखिरकार झांग जिक्सन जोगहाई सिटी जिंगजिन हलकों में कुछ हद तक प्रसिद्ध थे, यद्यपि उनकी नकारात्मक प्रतिष्ठा के कारण एक विशिष्ट लाड़ प्यार से पाले गए वंशज और दूसरी पीढ़ी के अमीर उत्तराधिकारी। ये वुडाओ की तुलना में वह थोड़ा हीन था। जबकि लिन जिफेंग और हुआ अपनी चापलूसी में लगे हुए थे, ये वुडाओ केवल सतह पर मुस्कुरा रहे थे, अभी भी एक सज्जन की तरह व्यवहार कर रहे थे, लेकिन झांग जिक्सन जैसे समान समृद्ध पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति ने गुस्से के संकेत दिखाए। उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत भद्दी हो गई। श्री लिन, क्या मैं जान सकता हूं कि यह सज्जन कौन है? ये देखकर कि लिन जिफेंग और हुआ एक दूसरे के साथ कितने मधुर थे, ये वुडाओ, जो एक चतुर व्यक्ति था, ने जल्दी से विषय बदल दिया और बातचीत का रुख झांग जिक्सन की ओर मोड़ दिया। उसे लिन जिफेंग ने उत्साहित होकर झांग जिक्सन की ओर गंभीरता से इशारा किया, जिससे झांग जिक्सन ने अपने गर्वित सिर को थोड़ा ऊपर उठाया और आत्मधार्मिक तरीके से अपने सफेद फ्रेम वाले चश्मे को झुका दिया।
आखिरकार उन्होंने झोंगहाई शहर के मनोरंजन जगत में कुछ प्रसिद्धि हासिल की। लेकिन इसके बाद लिन जिफेंग ने जो कहा उससे झांग जिक्सिन का चश्मा लगभग गिर गया। मैं उसे नहीं जानता, लिन जिफेंग ने गंभीरता से अपना सिर हिलाते हुए कहा। मेंग यूजिंग और हुआ बुकी तुरंत हंसने लगे और झांग जिक्सिन के चेहरे का भाव एक क्षण में ही असाधारण रूप से लोहे के नीले रंग में बदल गया। आखिरकार क्या उसकी स्थिति और पहचान लिन जिफेंग से कहीं अधिक ऊंची नहीं थी? सबके सामने उपहासपूर्वक नजरअंदाज किया जाना वास्तव में सुखद एहसास नहीं था। ओह नमस्ते, मेरा नाम ये वुडाओ है, के परिचित हो जाओ। ये वुडाओ ने बहुत विनम्रता से झांग जिक्सिन की ओर अपना हाथ बढ़ाया। लेकिन इतनी स्पष्ट रूप से नजरअंदाज किए जाने के बाद झांग जिक्सिन की श्रेष्ठता की भावना ने उसे ये वुडाओ के साथ हाथ मिलाने और विनम्रता का आदान प्रदान करने से घृणा करने के लिए प्रेरित किया, जिसे वह एक तुच्छ कम वंश का युवा स्वामी मानता था। वो ये नहीं जानता था कि अगर ये वुडाओ की असली पहचान उजागर हो गई तो वह उसे कुचल सकता है। ये सिर्फ इतना था कि ये वुडाओ जानता था कि कैसे कम प्रोफाइल रखना है। झांग जिक्सिन को अपने सफेद फ्रेम वाले चश्मे को सीधा करते और अपना सिर दूसरी ओर घुमाते हुए देखकर ये वुडाओ को अजीब महसूस नहीं हुआ, बल्कि उसके मुंह के कोने पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मुझे परिचय दें, ये झांग जिक्सिन है, जो सी स्टार मीडिया कंपनी के उपाध्यक्ष हैं, जो हुआ की पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है और सहयोग के प्रमोटरों में से एक है। और ये ग्रुप का सुप्रसिद्ध वंशज ये वुडाओ है। मेंग यूजिन नहीं चाहती थी कि उनके बीच बहुत अधिक तनाव हो, इसलिए उसने जल्दी से मध्यस्थ की भूमिका निभाई और उन्हें एक दूसरे से मिलवाया। ओह, तो ये श्रीमान है झांग, आपसे मिलना सचमुच सम्मान की बात है, ये वुडाओ ने कहा। ये वुडाओ ने सज्जनतापूर्ण व्यवहार के साथ बात की, जिससे न तो किसी को ठेस पहुंची और न ही किसी की चापलूसी हुई। उनमें एक स्थिर और परिपक्व गुण झलकता था। उनकी तुलना में झांग जिक्सिन स्वभाव और साधना दोनों में कमतर प्रतीत हुए। उन्होंने सती शिष्टाचार की भी परवाह नहीं की और अपना अहंकारी व्यवहार बरकरार रखा। ये वुडाओ इस अनुचित व्यवहार से शर्मिंदा नहीं था, लेकिन उसके अंगरक्षक झांग बियाओ ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और गणना करने लगा। ये देखकर लिन जिफेंग जल्दी से बहुत ही बेईमान तरीके से ये वुडाओ के पास पहुंचे और हंसते हुए बोले, युवा मास्टर, ये आज वास्तव में एक असामान्य शौक में लिप्त है, हुआ को मकाओ छोड़ने आ रहे हैं। हुआ के प्रेमी के रूप में मैं बहुत खेद महसूस करता हूँ। यदि किसी दिन आप खाली हो तो मैं निश्चित रूप से हुआ में आपको भोजन कराऊंगा। क्या मैं आपका मोबाइल नंबर जान सकता हूं ताकि हुआ आपसे संपर्क कर सके? लिन जिफेंग व्यावहारिक रूप से ये वुडाओ के आमने सामने था, एक चाटुकार की तरह उसके साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रहा था। हुआ उसकी बाहों में लिपटी हुई भौहें चढ़ा रही थी और चाह रही थी कि वह इस कमीने का गला घोंट दे। उसे उसके लिए निर्णय लेने का अधिकार कब से मिल गया? जितना अधिक लिन जिफेंग ने खुद को खुश करने की कोशिश की, उतना ही अधिक संदिग्ध ये वुडाओ बन गया। उन्होंने मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड क्लब हाउस में एक साथ भोजन करते समय लिन जिफेंग की तथाकथित बुद्धि देखी थी, जहां लिन जिफेंग ने ये वुडाओ से कहा था कि वह एक सुरक्षा गार्ड है। बाद में उसने अपने अंगरक्षक से सुना था कि लिन जिफेंग निश्चित रूप से एक साधारण चरित्र नहीं था। इसलिए फिलहाल लिन जिफेंग की पृष्ठभूमि की स्पष्ट समझ के बिना ये वुडाओ लिन जिफेंग के शब्दों को सच मानने से हिचकिचा रहे थे। आखिरकार आजकल हर तरह के लोग होते हैं। लिन जिफेंग जैसे लोग बहुतायत में थे। यदि वह वास्तव में कोई धनी युवा स्वामी होता जो बाघ होने का नाटक करते हुए लोमड़ी का खेल खेल रहा होता, तो ये वुडाओ बहुत ही अजीब स्थिति में पड़ सकता था, न ऊपर न नीचे। वह गहराई से जानता था कि हमेशा उससे बेहतर लोग होते हैं, एक सच्चाई जिसे ये वुडाओ एक धैर्यवान युवा स्वामी के रूप में अच्छी तरह से समझता था। लिन जिफेंग को ये वुडाओ के साथ गोपनीय बातचीत करते हुए देखकर झांग जिक्सिन को कुछ असहज महसूस हुआ। आखिरकार वह हुआ को विदा करने वाले मेहमानों में से एक थे और उसके वाणिज्यिक प्रदर्शन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार निवेशकों में से एक थे। उनका मानना था कि उन्हें हुआ से संबंधित किसी भी बात के बारे में जानकारी पाने का अधिकार है। अब लिन जिफेंग को ये वुडाओ जैसे किसी भी व्यक्ति की चापलूसी करते हुए और उसे ठंड में बाहर छोड़ते हुए देखना वास्तव में उसके अंदर घुस गया। ये वुडाओ के साथ एक संक्षिप्त आदान प्रदान के बाद लिन जिफेंग ने मुस्कुराते हुए ये वुडाओ के कंधे पर थपथपाया। भविष्य में हम हुआ से संबंधित किसी भी मामले के लिए यंग मास्टर ये की मदद पर भरोसा कर रहे हैं। किसी भी तरह से नहीं, किसी भी तरह से नहीं। हमें भविष्य में एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। ये तुम निश्चित रूप से किसी भी चीज के लिए मुझ पर भरोसा कर सकते हो, ये वुडाओ ने विनम्रता से उत्तर दिया। झांग जिक्सिन ये वुडाओ की कम प्रोफाइल से परेशान थे। झांग जिक्सिन की नजर में झोंगहाई शहर के एक छोटे से परिवार से आए ये वुडाओ जैसे लोग बहुत ही साधारण थे, या फिर एक औसत अमीर दूसरी पीढ़ी के लोग थे। क्या वे उसकी तुलना कर सकते हैं? आखिरकार उन्हें अपनी कंपनी और निवेश उपक्रमों दोनों में एक प्रतिभाशाली और होनहार युवक माना जाता था। तो लिन जिफेंग की ये वुडाओ की भूरी नाक ने झांग जिक्सिन की ईर्ष्या को जन्म दिया। यदि आप किसी की चापलूसी करने जा रहे हैं तो आपको कम से कम ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह सही व्यक्ति है। ये वुडाओ की चापलूसी करना अपने आप को बहुत कम आंकना था। हुआ अब हमारे लिए विमान में चढ़ने का समय हो गया है। इस समय मेंग यूजिन आंतरिक रूप से चिंतित हो रही थी।
आखिरकार पिछली बार उसने लिन जिफेंग को ये वुडाओ को धोखा देने के लिए एक अमीर युवा सज्जन के रूप में पेश होने दिया था। इस बार ये वुडाओ के वास्तव में आने की उम्मीद नहीं की थी। अगर वे बात करते करते लिन जिफेंग के परिवार पर बात करने लगे तो कौन जानता था कि वह घृणित व्यक्ति लिन जिफेंग खेल का खुलासा कर देगा। इसलिए जोखिम से बचने के लिए जल्दी से विमान में चढ़ना ही बेहतर था। अगर ऐसा हुआ तो वह हमेशा भागने का बहाना बना सकती है। सबसे खराब स्थिति में वह सारा दोष लिन जिफेंग पर डाल सकती है। आखिरकार वह तो एक तुच्छ अंगरक्षक मात्र था। मेंग यूजिंग ने उसके साथ ज्यादा बातचीत नहीं की थी। उसकी मृत्यु का उससे रत्ती भर भी संबंध नहीं होगा। अगर मिस हुआ वापस आती है तो उसे ये को सूचित करना होगा। मैं खुशी खुशी मिस हुआ के स्वागत के लिए एक भोज का आयोजन करूंगा और यात्रा के बाद उन्हें तरोताजा करूंगा। ये वुडाओ ने अपना धैर्य और शिष्टाचार बनाए रखा तथा किसी भी प्रकार का अपव्ययी होने का संकेत नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने दूसरों को एक परिष्कृत और सुरुचिपूर्ण तरीके से संदेश दिया, यहाँ तक कि हवाई अड्डे पर गुजरने वाली लड़कियों का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। हुआ बुकी, जो अब भी वही उदासीन स्वभाव की थी, मेंग यूजिन के पीछे पीछे उसका सामान लेकर चली गई और बिना पीछे मुड़कर देखे सीधे हवाई अड्डे के अंदर की ओर चली गई। उसकी नजर में इनमें से कोई भी आदमी अच्छा नहीं था। अधिकांश वैसे ही थे जैसे उसकी बहन मेंग ने कहा था, ऐसे आदमी जो अपने निचले शरीर से सोचते थे, जिनमें दिमाग नहीं था। 178 अध्याय 181 सेंट्रल साउथ सी बॉडीगार्ड अध्याय 181 सेंट्रल साउथ सी बॉडीगार्ड। हुआ बुकी और अन्य लोगों को जाते देख लिन जिफेंग भी धीरे से मुड़ा और चला गया। यहाँ तक कि ये वुडाओ, जो उसे सिर्फ एक ड्रिंक के लिए आमंत्रित करना चाहता था, ने अपना सिर केवल ये देखने के लिए घुमाया कि लिन जिफेंग पहले ही बहुत दूर चला गया था। झांग बियाओ, जाकर इस आदमी की पृष्ठभूमि की जांच करो, मुझे लगता है कि उसकी पहचान कुछ अजीब है। ये वुडाओ को बहुत संदेह था। उसे अभी भी पिछली बार क्लब में हुई घटना अच्छी तरह याद थी, लेकिन उसने लिन जिफेंग की पहचान समझे बिना उसकी जांच करने की हिम्मत नहीं की। बाद में पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि यांजिंग में एक लिन परिवार था, लेकिन ये वुडाओ अभी भी पुष्टि नहीं कर सका कि यह लड़का यांजिंग के उस लिन परिवार से था या नहीं। बिना एक और शब्द कहे झांग बियाओ ने अपना सिर नीचे कर लिया और लिन जिफेंग की दिशा में चल पड़ा। इस समय झांग झीक्सिन एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ ये वुडाओ के पास पहुंचे। उसने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, दोस्त, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। झांग झीक्सिन अजीब तरह से हंसे। इतनी उपेक्षा के बाद वह चिढ़ गया था और लिन जिफेंग को भागते हुए देखकर वह बस उस गुस्से को बाहर निकालने के लिए एक जगह की तलाश कर रहा था। ओह, मेरा ये दोस्त बहुत दिलचस्प बातें करता है, ये वुडाओ ने भौहें चढ़ाते हुए कुछ न समझने का नाटक करते हुए और शालीनता से मुड़ते हुए कहा। मेरे साथ मूर्खता मत करो। बताओ, उस बच्चे ने अभी तुमसे क्या कहा? उसने मेरे साथ कुछ मजाक किया? क्या तुम सच में जानना चाहते हो? ये वुडाओ ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उनमें हत्या के इरादे की झलक दिखाई दी, लेकिन उसने चश्मा पहना हुआ था और झांग झीक्सिन ने ध्यान नहीं दिया। दोस्त, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, ये झोंगहाई शहर है। यदि आप सुरक्षित लौटना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि आप ईमानदार रहें, अन्यथा यदि बाद में आप अपना हाथ या पैर खो देते हैं तो यह मत कहना कि मैंने आपको चेतावनी नहीं दी थी। झांग झीक्सिन के पीछे दो खूंखार आदमी खड़े थे। वे उन गुंडों जैसे दिख रहे थे जिन्हें उसने काम पर रखा था। झोंगहाई शहर में जो लोग अंगरक्षकों को रखने में सक्षम थे, वे अक्सर असाधारण पृष्ठभूमि से आते थे। विशेष रूप से झांग झीक्सिन जैसा व्यक्ति, जो बाहर से सुंदर और अंदर से मूर्ख है, जो झोंगहाई शहर में अपनी शक्तिशाली पारिवारिक पृष्ठभूमि पर निर्भर होकर अपनी अकड़ दिखाता है। एक विशिष्ट कुएं का मेढक, जो प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक इस कहावत से अनजान है कि हमेशा कोई न कोई बेहतर होता है। ये संदेह करना तो दूर की बात है कि एक व्यक्ति जो विनम्र और विनम्र दिखता है, महत्वपूर्ण हो सकता है। ओह, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? ये वुडाओ को यह आज तक सुने गए सबसे मजेदार चुटकुलों में से एक लगा। जन्म के बाद से शायद ही किसी ने उससे इस तरह बात की हो। यह कोई धमकी नहीं है, यह एक चेतावनी है, झांग झीक्सिन ने कहा। उसकी आंखें भयंकर रूप से चमक रही थी, जैसे कि कोई पंजे मार रहा हो, दांत दिखा रहा हो। तुम बहुत बोरिंग हो, मेरे पास तुमसे बात करने का समय नहीं है, अलविदा। ये वुडाओ ने उसकी उपस्थिति को नजरअंदाज कर दिया और चला गया, धीरे धीरे भीड़ में गायब हो गया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? झांग झीक्सिन ने भयंकर रूप से शाप दिया। ये वुडाओ को दूर जाते देख उसने अपने पीछे आ रहे दो गुंडों को भी उसके पीछे आने का आदेश दिया। लिन जिफेंग और अब किसी और द्वारा नजरअंदाज किए जाने के बाद स्वीकृति की यह कमी झांग झीक्सिन को लगभग पागल बना रही थी। यदि वह एक साधारण व्यक्ति होता तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वह ऐसा नहीं था। झोंगहाई शहर में झांग झीक्सिन कुछ हद तक प्रसिद्ध था। वह इस अपमान को कैसे सहन कर सकता था? उसे क्या पता था कि यह सब लिन जिफेंग द्वारा बिछाया गया जाल था। शुरुआत से ही लिन जिफेंग ने देखा था कि यह आदमी पूरी तरह से मूर्ख था, जानबूझकर ये वुडाओ को उकसाने के लिए उसकी चापलूसी कर रहा था। उसे क्या पता था कि यह मूर्ख सचमुच लालच में आ जाएगा और ये वुडाओ के साथ झगड़ा शुरू कर देगा। हुआ को विमान तक ले जाने के बाद लिन जिफेंग रुके नहीं, वह सीधे झोंगहाई सिटी डॉक की ओर चले गए।
अपनी कार पार्क करने के बाद लिन जिफेंग घाट पर छोड़े गए कंटेनरों के पास खड़ा हो गया और आराम से सिगरेट पीने लगा। ये गोदी कई वर्षों से परित्यक्त थी। लगभग हर वर्ष झोंगहाई शहर यहाँ कंटेनरों और जहाजों का निपटान करता था और समय के साथ यह क्षेत्र परित्यक्त कंटेनरों और जहाजों का एक विशाल समूह बन गया, जिससे मीलों तक का क्षेत्र भर गया। सिगरेट खत्म करने के बाद लिन जिफेंग अनायास ही मुस्कुरा दिया। शांत भाव से उसने गोदी की ओर देखा और कहा, मित्र, जब आ ही गए हो तो क्यों न अपना परिचय दे दो। क्यों छिपाना? हाँ, मुझे पता था कि तुमने मुझे पहले ही देख लिया है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने जानबूझकर मुझे यहाँ फुसलाया। उस समय ये बुडाओ के करीबी अंगरक्षक झांग बियाओ कंटेनरों के बीच से उग्र रूप से उभरे। उसने अपना सिर बाईं से दाईं ओर घुमाया। उसकी गर्दन से हड्डियों की लयबद्ध चरचराहट की आवाजें निकल रही थीं। उनकी चाल पंख की तरह हल्की, ड्रैगन के कदमों की तरह सुंदर और बाघ के कदमों की तरह थी। अपनी पैनी निगाहों से झांग बियाओ ने लिन जिफेंग के चमकते चेहरे को देखा। क्या तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा? क्या ये वही जगह नहीं है जहां आप होना चाहते थे? लिन जिफेंग ने झांग बियाओ को चंचल चिढ़ाने वाली नजर से देखा। ये जगह बहुत अच्छी है, यह मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। क्या आपको डर नहीं लगता? झांग बियाओ ने हंसते हुए कहा। डरना? हाँ, मुझे किस बात का डर होगा? लिन जिफेंग कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर जोरदार हंसी आई। उसका चेहरा धूप और उज्ज्वल था। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा? कुछ ही दूरी पर झांग बियाओ दृढ़ संकल्प के साथ लिन जिफेंग की ओर बढ़ा। प्रत्येक कदम उसे करीब ला रहा था। उसकी आंखें घनी, निर्मम हत्या के इरादे से भरी हुई थीं, क्योंकि वह जानता था कि लिन जिफेंग की ताकत उससे कम नहीं थी। जितना अधिक वह अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ मुकाबला करता, उसकी ताकत उतनी ही अधिक बढ़ जाती, उतना ही अधिक उसका खून उत्तेजना से उबलता। चूंकि वह वर्षों से ये बुडाओ के लिए काम कर रहा था, उसकी आज्ञा का पालन कर रहा था, उसे कभी भी कोई सच्चा दावेदार नहीं मिला था जो उसे प्रभावित कर सके। यहाँ तक कि कोई भी जो कुछ मिनटों के लिए उसका विरोध कर सकता था, वह उत्साह से चिल्लाने पर मजबूर हो जाता था। पूर्व सेंट्रल साउथ सी अंगरक्षक, यह उपाधि ही उसकी ताकत का संकेत दे सकती है। ये जानना महत्वपूर्ण है कि सेंट्रल साउथ सी के अंगरक्षक वैसे नहीं हैं जैसा कि ली बियांजी ने फिल्मों में दिखाया था। ये संगठन केवल राज्य की केंद्रीय सरकार द्वारा निर्देशित है। वे न तो सेना में हैं और न ही सैनिक, लेकिन उनकी क्षमताएं देश के शीर्ष विशेष सैनिकों से भी अधिक हैं। उनकी एकल युद्ध क्षमता को सही मायने में अजेय कहा जा सकता है। लिन जिफेंग, जिन्हें कभी भाड़े के सैनिकों का राजा कहा जाता था तथा जिन्होंने 2 साल तक डाक जेल में प्रशिक्षण लिया था, के लिए आज का दिन चाकू की धार पर गतिरोध जैसा था। कौन अधिक शक्तिशाली था, यह अभी निश्चित नहीं था। कई साल पहले लोगों ने कहा था कि वे मुझे मार देंगे, लेकिन मैं अब तक जीवित हूं। आप जानते हैं क्यों? लिन जिफेंग ने व्यंग्य किया। क्यों? झांग बियाओ का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। उसकी आंखों में पहले से ही पूर्ण क्रूरता झलक रही थी। क्योंकि वे सब मर चुके हैं। मर गया और बुरी तरह से चला गया। लिन जिफेंग ने सीधे आसमान की ओर देखते हुए कहा, आज मुझे आशा है कि आप कोई दया नहीं दिखाएंगे। मैं मौत की धमकी का स्वाद चखना चाहता हूं। झांग बियाओ ने तिरस्कारपूर्वक कहा। फिर वह चिल्लाया, आओ लिन जिफेंग। इसके साथ ही झांग बियाओ की आभा अचानक फूट पड़ी। उसकी आंखों में हत्या का इरादा भरा हुआ था। एक खूंखार खूनी शेर की तरह उसने अपनी कमर से 2 तेज चाकू निकाले और हल्के कदमों से लिन जिफेंग पर हमला कर दिया और तेजी से आगे बढ़ा। चूंकि प्रतिद्वंद्वी ने लिन जिफेंग को मारने का इरादा किया था, इसलिए आज वह निश्चित रूप से उसे जीवित नहीं जाने देगा। यदि हमले हुए तो नरसंहार होगा। वह अपने लिए कोई भी संभावित खतरा नहीं छोड़ेगा। कम प्रोफाइल रखना पहले से ही पर्याप्त था। बाघ को पहाड़ों में वापस छोड़ना कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि यह एक आपदा को पीछे छोड़ जाता। मारना, मारना, मारना। उनकी आभाएं क्रोधित सिंहों की तरह फट पड़ी। झांग बियाओ को इस क्षमता वाले किसी व्यक्ति से लड़ते हुए काफी समय हो गया था। एक बार जब युद्ध की आग प्रज्वलित हुई तो उसकी हत्यारी प्रवृत्ति की आंतरिक गहराई एक बांध की तरह फट गई। एक पूर्व सेंट्रल साउथ सी अंगरक्षक, जिसे दिन प्रतिदिन हत्या करने का प्रशिक्षण दिया जाता था, कोई भी कल्पना कर सकता है कि उसके लिए ये वर्ष कितने अकेलेपन भरे रहे होंगे। अब यह अच्छी बात थी, वह अंततः लिन जिफेंग से टकरा गया था। क्लब में उनकी आखिरी मुलाकात ने उनके संघर्ष को और गहरा कर दिया था। धप धम्मा, धप धप। लिन जिफेंग से 2 मीटर की दूरी पर झांग बियाओ के पैर हवा की तरह हिल रहे थे। एक फेंके गए मालवाहक कंटेनर पर उसने 3 कदम तेजी से रखे और अपने युद्धक ब्लेड को ऊंचा उठाते हुए उसने हवा में ही सीधे लिन जिफेंग के सिर पर वार कर दिया। उसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी, बिजली की तरह। यदि लिन जिफेंग ने प्रतिक्रिया देने में थोड़ी भी देरी की होती तो उसका सिर काट दिया जा सकता था। लिन जिफेंग की आंखों में बिजली चमक उठी और एक भयंकर और शक्तिशाली मुक्के से उसने झांग बियाओ की गर्दन पर जोरदार प्रहार किया। लेकिन चाकू की शक्ति सदैव मुट्ठी से कहीं अधिक भयंकर होती है। जैसे ही झांग बियाओ हवा से नीचे उतरा, तेज चाकू शून्य में घुस गया और तुरंत लिन जिफेंग की छाती पर खूनी लकीरें बना दी। इसके अलावा उसकी चाकू चलाने की तकनीक बेहद मुश्किल थी। लिन जिफेंग की छाती फटी हुई देखकर झांग बियाओ ने चाकू के हैंडल को आधा इंच आगे धकेल दिया।
छाती में अचानक तीव्र दर्द उठा और लिन जिफेन की आंखें तेज हो गईं। उसने तुरंत अपनी मुट्ठी वापस खींच ली, अपना दाहिना पैर मोड़ लिया और झांग बियाओ के पेट पर जोर से घुटना मारा। टकराना। एक धीमी सी आवाज। इससे पहले कि झांग बियाओ अपना तेज चाकू आगे बढ़ा पाता, वह पहले ही लिन जिफेन के घुटने से टकराकर उड़ गया। उतरने पर झांग बियाओ की हालत उतनी खराब नहीं थी जितनी की कल्पना की गई थी। एक भयंकर मुस्कान और भयावह अभिव्यक्ति के साथ उसने लिन जिफेन की छाती पर घाव को देखा, चाकू पर खून के अवशेष को चाटने के लिए अपनी जीभ निकाली, मानो लिन जिफेन के खून का स्वाद ले रहा हो, और विस्मय में बड़बड़ाया। ये देखकर लिन जिफेन क्रोधित होने के बजाय प्रसन्न हुआ और उसने कड़वी मुस्कान के साथ अपनी छाती पर खून के निशान को छुआ। उसने अभी तक इतनी लापरवाही की उम्मीद नहीं की थी, जिसके कारण उसे हमेशा के लिए पछताना पड़ेगा। अच्छा, जो है सामने रखो। झांग बियाओ जोर से चिल्लाया, अपना तेज चाकू उठाया और फिर से लिन जिफेन पर हमला किया। इतनी तेजी से कि पलक झपकते ही उसने लिन जिफेन से दूरी कम कर ली। इस बार लिन जिफेन वास्तव में झांग बियाओ की अप्रत्याशित रूप से क्रूर और क्रूर चालों से क्रोधित था। हर वार घातक था, हर चाल असाधारण रूप से चालाक थी। लिन जिफेन के अंदर की उग्र युद्ध भावना अंततः फूट पड़ी। उन्होंने अपनी कमर से पुरुषों वाली मजबूत चमड़े की बेल्ट निकाली और उसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया। ऐसा दृश्य अक्सर ली बियांजी की फिल्मों में देखा जाता है। जैसे ही झांग बियाओ अपने युद्ध ब्लेड के साथ आगे बढ़ा, लिन जिफेंग ने अपनी बेल्ट निकालने में संकोच नहीं किया और उसे जोर से फेंक दिया। स्नैप! बेल्ट के टकराने की तीखी आवाज गूंज उठी। बिना किसी पूर्व चेतावनी के इसने सीधे झांग बियाओ के चेहरे पर वार किया। बेल्ट के प्रभाव का स्पष्ट श्रव्य निशान झांग बियाओ के खुरदुरे चेहरे पर दिखाई दिया, जिससे उसे असहनीय दर्द हुआ और वह पीछे की ओर लड़खड़ा गया। लिन जिफेंग द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार को देखकर झांग बियाओ लगभग पागल हो गया था। आप! झांग बियाओ स्पष्ट रूप से क्रोधित था। क्या बात? तुम्हें चाकू का उपयोग करने की अनुमति है, लेकिन मैं बेल्ट का उपयोग नहीं कर सकता। दर्द हो रहा है क्या? लिन जिफेंग ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। इससे कोई तकलीफ नहीं होती। लाओ इसे। झांग बियाओ दहाड़ा। 179 अध्याय 182 रहस्यमय कंगन अध्याय 182 रहस्यमय कंगन। झांग बियाओ का बाघ जैसा शरीर लिन जिफेंग के हाथ में बेल्ट से टकराने पर कांप उठा। यह एक ऐसा प्रहार था जो वास्तव में बहुत अच्छा नहीं लगा। किसी के चेहरे पर बेल्ट की ताकत से पड़ने वाला प्रहार अविश्वसनीय रूप से गर्म और दर्दनाक हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि लिन जिफेंग द्वारा बेल्ट से पीटा जाना उसकी गरिमा पर आघात था। इस बार झांग बियाओ ने स्पष्टतः अपना सबक सीख लिया था। अपने युद्ध ब्लेड को हाथ में लेकर उसने लिन जिफेंग के पेट पर गुस्से से वार किया और पलक झपकते ही वह लिन जिफेंग की ओर दौड़ गया। खतरे के सामने शांत लिन जिफेंग के कठोर चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। अभी अभी की लड़ाई में उसने अपनी कुछ ताकत रोक ली थी, लेकिन अब वह उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। उसने बेल्ट का एक सिरा अपनी दाहिनी हथेली पर लपेटा और दूसरा सिरा बाहर की ओर मारा। बेल्ट ने शून्य में एक कर्कश स्नैप स्नैप ध्वनि बनाई। कुछ ही देर में दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। लिन जिफेंग की बेल्ट शून्य में तेजी से टूट गई, मानो उसमें जान आ गई हो, और झांग बियाओ का युद्ध ब्लेड भी उतना ही निर्दयी था, जिसके प्रत्येक वार से हवा में एक तीखी चीख निकलती थी। झांग बियाओ द्वारा किए गए लगभग हर तलवार वार के साथ लिन जिफेंग की फुर्तीली चाल एक खरगोश की तरह थी। लगातार स्थिति बदलती रहती थी। तेज ब्लेड बक्से में कट जाता था, चिंगारियां उड़ती थीं और यहां तक कि छोटी छोटी लपटें लिन जिफेंग के चेहरे पर चिटक जाती थीं। आह! लिन जिफेंग की चपलता को देखकर झांग बियाओ अंततः क्रोधित हो गया और आकाश की ओर एक लंबी गर्जना की। उसके हाथ में युद्ध ब्लेड एक मारक आभा उत्सर्जित कर रहा था, क्योंकि उसने जिफेंग के हर स्थान पर भयंकर वार किया। तलवारबाजी चतुराईपूर्ण थी और प्रहार निर्दयी थे। काटना, छुरा घोंपना, चुनना, झटका देना, कई प्रकार की शक्ति से भरी तलवार की तकनीकें लगातार जारी थीं, और लिन जिफेंग की अपनी मार्शल कौशल के साथ उनकी गति ने उसके लिए सहन करना काफी मुश्किल बना दिया। हालांकि सौभाग्य से लिन जिफेंग की गति भी तेज थी, जिससे वह झांग बियाओ के हमलों से बच गया और यहां तक कि झांग बियाओ के लिए उसके आक्रमण का सामना करना कठिन हो गया। लिन जिफेंग के हाथ में बेल्ट लगातार झांग बियाओ के शरीर के विभिन्न हिस्सों पर वार कर रही थी, जिससे वह दर्द से कराह रहा था और लगभग अपनी मां को पुकार रहा था। जब बेल्ट की आखिरी मार उसके भयंकर चेहरे पर पड़ी तो वह व्यक्ति पूरी तरह से अपना आपा खो बैठा। युद्ध ब्लेड अनगिनत स्थितियों और भयावह तकनीकों के माध्यम से बदल गया, जिससे लिन जिफेंग को बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंत में जैसे ही झांग बियाओ का युद्ध ब्लेड लिन जिफेंग के दिल को भेदने वाला था, कौन जान सकता था कि लिन जिफेंग की बेल्ट मानो जीवन शक्ति से संपन्न हो, झांग बियाओ के युद्ध ब्लेड के चारों ओर लिपटी हुई थी। जैसे ही झांग बियाओ को झटका लगा, लिन जिफेंग ने अपने दाहिने पैर से एक जोरदार किक मारी। यदि यह संबंध स्थापित हो गया तो झांग बियाओ के लिए इसके परिणामों की आसानी से कल्पना की जा सकती है। वह जोर से चिल्लाया, उसकी मोटी भुजाएं अपार शक्ति से फट पड़ी, इतनी जोर से कि लिन जिफेंग की बेल्ट टुकड़ों में बिखर गई। यहां तक कि बेल्ट भी उड़ गई। ये देखकर झांग बियाओ का क्रूर चेहरा मुस्कुराहट में बदल गया और उसने ताना मारा, बच्चे, क्या तुम्हारे पास और भी चालें हैं?
लिन जिफेंग की बेल्ट को उड़ा देने के बाद लिन जिफेंग के कठोर चेहरे पर एक मुस्कुराहट की झलक दिखाई दी। यह अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ऐसा कहने के बाद झांग बियाओ को आश्चर्य हुआ। लिन जिफेंग ने जल्दी से अपने हाथों के हाव भाव बदल दिए, बेल्ट के शेष हिस्से को त्याग दिया और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। जैसे ही झांग बियाओ चकाचौंध हो गया, लिन जिफेंग की मुट्ठियां पवनचक्की की तरह घूमने लगी। बूम बूम बूम। बाघ जैसी मुट्ठियों के साथ घूंसे की ताकत भयंकर थी। प्रत्येक मुक्का लगभग 1 सेकंड के 1 अंश के अंतर पर था और लगभग 1 सेकंड में लिन जिफेंग ने वास्तव में 9 मुक्के मारे। यह तकनीक केवल ब्रूस ली की फिल्मों में ही संभव लगती थी, लेकिन लिन जिफेंग इसे करने में सक्षम थे। प्रत्येक मुक्का लगभग समान गति और शक्ति के साथ ठोस रूप से लगा। 9वें मुक्के के बाद झांग बियाओ की छाती धंस गई, उसके मुंह के कोनों से खून बहने लगा और यहां तक कि उसकी आंखें भी पीछे की ओर मुड़ने लगीं। अंत में लिन जिफेंग की किक ने उसे उड़ा दिया। फफ। खून थूकते हुए और अपना दिमाग धुंधलाते हुए झांग बियाओ लड़खड़ाते हुए 1 दर्जन से ज्यादा कदम पीछे हटे और फिर रुक गए। हालांकि उसकी दृष्टि पहले से ही धुंधली हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे लिन जिफेंग की आकृति उसके सामने 5 या 6 परछाइयों में विभाजित हो गई हो। झांग बियाओ ने अपने सिर को जोर से हिलाया, खुद को और अधिक सतर्क बनाने की कोशिश की, लेकिन लिन जिफेंग की मारक आभा तीव्र थी जो उसकी कमजोरी का फायदा उठा रही थी। यह एक युद्ध रणनीति थी जो उसे बूढ़े आदमी ने सिखाई थी, किसी भी दुश्मन पर कभी दया मत दिखाओ। किसी प्रतिद्वंद्वी पर दया दिखाना निस्संदेह अपने लिए घातक खतरे का बीज बोना है। लिन जिफेंग की उंगलियों ने पंजे बना लिए और स्पष्ट इरादे से झांग बियाओ की आंखों पर जोरदार प्रहार किया। वह झांग बियाओ की आंखें निकालकर उसे उसकी लड़ने की क्षमता से वंचित करना चाहता था, लेकिन एक घिरे हुए जानवर के संघर्ष में जीवित रहने की प्रवृत्ति ने झांग बियाओ को अपनी पूरी ताकत जुटाने के लिए मजबूर कर दिया। जैसे ही लिन जिफेंग की उंगलियों ने उसकी आंखों पर निशाना साधा, झांग बियाओ ने तुरंत प्रतिक्रिया की और लिन जिफेंग के हमले को रोकने के लिए अपने दाहिने हाथ को घुमाया। अफसोस की बात है कि उसने लिन जिफेंग के दूसरे हाथ को नजरअंदाज कर दिया जो उस पर निशाना साध रहा था। फफ। आह। लिन जिफेंग के बाएं हाथ की मध्यमा उंगली से खून से सनी एक आंख को क्रूरतापूर्वक बाहर निकाल दिया गया था, साथ ही उसके अंदर सफेद मांस के भयानक गुच्छे भी निकाल दिए गए थे। हवा खून के धुंध से भरी हुई थी और झांग बियाओ की चीखें लगातार बढ़ रही थीं। दर्द के मारे वह चीखें कम हो रही थीं और उसने दोनों हाथों से अपनी आंखें भींच रखी थीं। उसका पूरा शरीर झींगे की तरह सिकुड़ गया। ये स्पष्ट था कि जिफेंग के निर्दयी कृत्य में एक आंख खोने से झांग बियाओ दर्द से लगभग पागल हो गया था। कार्गो कंटेनर के पास खड़े जिफेंग के चेहरे पर बेहद उदासीनता थी। उसके हाथ में अभी भी एक आंख की पुतली थी जो खून से सनी हुई थी और जिसका मांस अंदर से बाहर निकला हुआ था। मुझे मार डालो, बस मुझे मार डालो। झांग बियाओ का चेहरा पीला पड़ गया था और वह जिफेंग से विनती कर रहा था। उसके हाथ अभी भी उसकी आंखों पर थे और वह मर जाने की भीख मांग रहा था। लेकिन जीफेग उसे इतनी आसानी से क्यों खत्म कर देगा? अब जब वे दुश्मन बन गए थे तो जीफेग निश्चित रूप से झांग बियाओ को जीवित नहीं जाने देगा। जब तक झांग बियाओ मर नहीं जाता, जीफेग कभी भी चैन से नहीं रह पाएगा। जीफेग के चेहरे पर एक ठंडी भयावह मुस्कान फैल गई जब उसने झांग बियाओ की पकड़ से जमीन पर गिरे नुकीले खंजर को उठाया, उसे अपने हाथ में कसकर पकड़ा और पीड़ाग्रस्त झांग बियाओ की ओर जानबूझकर कदम बढ़ाए। यद्यपि झांग बियाओ व्यावहारिक रूप से अपनी लड़ने की क्षमता से वंचित था, फिर भी उसके पास प्रतिरोध करने की कम से कम एक बुनियादी मरणासन प्रवृत्ति थी, इसलिए जिफेंग को सतर्क रहना पड़ा। जैसे ही जिफेंग अचानक झांग बियाओ के 1 मीटर के भीतर आ गया, झांग बियाओ ने अपनी कमर से एक चमकदार स्टील का चाकू निकाला और जिफेंग के गले पर वार कर दिया। दोपहर के सूरज के नीचे ब्लेड से प्रकाश की चमक इतनी तेज थी कि उसका प्रतिबिंब जिफेंग की आंखों पर पड़ रहा था। जिफेंग ने झांग के हताश जवाबी हमले का अनुमान लगा लिया था और हाथ में तलवार लेकर वह इतना तेज था कि उसने झांग के पेट पर बेरहमी से वार कर दिया। हालांकि जीफेग ने यह उम्मीद नहीं की थी कि जब उसका खंजर झांग बियाओ के पेट में घुस गया और खून ब्लेड से बहने लगा तो झांग बियाओ के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान आ गई। अच्छा नहीं है, जिफेंग ने मन ही मन कोसा, तुरंत खंजर बाहर निकाला और पीछे हटने की तैयारी की। लेकिन झांग बियाओ का हाथ उसके शरीर में धन से खंजर की मूठ को पकड़े हुए था। खंजर से उसकी हथेली की चोट की गंभीरता की परवाह किए बिना या वार घातक था या नहीं, झांग बियाओ अब मौत की इच्छा रखता था और जिफेंग को अपने साथ ले जाने के लिए दृढ़ था, एक आत्मघाती पलटवार। झांग बियाओ के हाथ में खंजर को मजबूती से पकड़े हुए देखकर और यह महसूस करते हुए कि पीछे हटने में बहुत देर हो चुकी है, जिफेंग ने झांग बियाओ के दुबले पतले राख जैसे चेहरे पर एक विजयी मुस्कान की झलक देखी। अगर उसे मरना ही था तो वह जिफेंग को भी अपने साथ घसीट कर ले जाना चाहता था। जैसे ही झांग बियाओ ने जिफेंग के सिर पर वार करने के लिए खंजर उठाया, जिफेंग के अंदर अचानक ठंड दौड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे मौत का खतरा महसूस हो रहा हो। मौत की यह अनुभूति जिफेंग के लिए कितनी परिचित थी, हालांकि डार्क जेल से भागने के बाद से उसने इसका अनुभव नहीं किया था। ऐसा लग रहा था कि वह सचमुच यहीं और अभी मर जाएगा और उसका मौके पर ही हिंसक अंत हो जाएगा। गलती करना हमेशा के लिए पछतावे को जन्म देने के समान था और जिफेंग की वर्तमान स्थिति का वर्णन करने के लिए इससे अधिक उपयुक्त कुछ नहीं हो सकता था।
उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि झांग बियाओ जिफेंग को पाताल लोक में खींचने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देगा। ऐसा व्यक्ति या तो पागल था या विक्षिप्त। एक जीवन के बदले एक जीवन। जैसे ही युद्ध ब्लेड जिफेंग की गर्दन पर वार करने वाला था, उसने लगभग सहज रूप से बचाव में अपना हाथ उठाया, एक व्यक्ति की सहज प्रतिक्रिया। उस क्षण झांग बियाओ ने अपने चेहरे पर एक भयावह मुस्कान भी प्रकट की, क्योंकि यदि जीफेंग अपने हाथ का उपयोग करके उसे रोक भी लेता तो भी मारे जाने से बचना असंभव प्रतीत होता था। खंजर की तीक्ष्णता से जिफेंग के शरीर का कोई भी हिस्सा आसानी से कट सकता था, यहां तक कि हड्डियों को भी धूल में मिला सकता था। हालांकि जब चाकू की नोक अपनी मारक आभा के साथ जीफेंग की कलाई की ओर आई तो उसकी कलाई से एक स्पष्ट कंपन वाली ध्वनि निकली और क्लैंक की आवाज सुनाई दी। जिफेंग ने सोचा था कि वह निश्चित रूप से बर्बाद हो गया है, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उसकी बाह उसकी गर्दन की तरह सुरक्षित थी। इसके बजाय उसकी कलाई पर एक अजीब शक्ति झांग बियाओ के युद्ध ब्लेड से टकरा गई। झांग बियाओ की आंखें भय से भर गईं। वह घटना को अविश्वास से देखता रहा और यहां तक कि जिफेंग को भी समझ नहीं आया कि क्या हुआ था, जब तक कि उसने करीब से नहीं देखा, जिससे वह भी सदमे में तेजी से सांस लेने लगा। उसकी कलाई पर हमेशा मौन में लिपटा रहने वाला काला कंगन उसे निश्चित संकट से बचा रहा था। और इससे एक हल्की सी चमक भी निकल रही थी। क्या यह हो सकता है कि इस कंगन में कोई गुप्त रहस्य छिपा हो? जिफेंग जानता था कि कुछ हद तक मूल्यवान होने के अलावा साधारण दिखने वाले कंगन में कोई विशेष विशेषता नहीं थी, यहां तक कि जब बूढ़े व्यक्ति ने उसे ये दिया तब भी कंगन की उत्पत्ति अस्पष्ट रही। लेकिन वर्तमान स्थिति में जीफेंग बहुत गहराई से विचार नहीं कर सकता था। वह अपनी बाह को जोर से घुमाते हुए झांग बियाओ पर वार करने लगा। झांग बियाओ को कंगन से लगभग 7 या 8 मीटर की दूरी से ही धक्का लगा और जब तक जिफेंग उस स्थान पर पहुंचा जहां झांग बियाओ था, वह बिना किसी निशान के समुद्र में गायब हो चुका था। समुद्र पर उभरे खून के विशाल धब्बों को देखकर जीफेंग को अब उसका पीछा करने में कोई रुचि नहीं थी। इतनी गंभीर चोटों के साथ, चाहे वह मृत हो या जीवित, झांग बियाओ को जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अब झांग बियाओ का पीछा करने का समय नहीं था। जिफेंग ने जल्दी से अपनी हालत की जांच की, केवल मामूली चोटें पाईं और उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर उसने अपनी कलाई से कंगन लिया और इसे ध्यान से देखा, केवल ये जानने के लिए कि यह अभी भी पहले जैसा ही था, अभी भी शांत, साधारण कंगन से अलग नहीं, सिवाय इसके पुराने सामग्री और कुछ हद तक ठंडे तापमान के। प्रतीत होता है कि ब्रांडेड दुकानों में प्रदर्शित किए गए हैं। क्या ये हो सकता है कि कंगन ने वास्तव में मेरी जान बचाई हो? जीफेंग ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन ये चिंतन के लिए न तो समय था और न ही स्थान। वह सीधे घर की ओर दौड़ा। वह इस कंगन की असली प्रकृति को उजागर करने के लिए दृढ़ थे। 180 अध्याय 183 मैं एक संभावित स्टॉक हूं। अध्याय 183 में एक छिपा हुआ रत्न हूं। 3 घंटे तक लगातार खोजबीन करने के बाद जब लिन जिफेंग घर लौटे तो उन्हें निराशा इस बात से हुई कि कंगन अभी भी वही पुराना कंगन था, जिसमें कोई अजीब बात नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है कि जब झांग बियाओ को प्रतिकर्षित किया गया था तब वह कुछ देख रहा था और उस समय मन प्रकाश उत्सर्जित हुआ था? या फिर क्या उसने शुरू में ही गलती कर दी थी और वह ब्लेड के पीछे सूर्य की रोशनी का प्रतिबिंब मात्र था? लिन जिफेंग बहुत परेशान था क्योंकि उसने खुद को बंद कर लिया था और बिना किसी सुराग के घंटों तक अध्ययन करता रहा। उसे याद आया कि जब बूढ़े आदमी ने उसे पहली बार कंगन दिया था तब भी उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा था। उन्होंने केवल इतना बताया कि ब्रेसलेट कुछ अजीब था, लेकिन इसके अन्य कार्यों का उल्लेख नहीं किया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह सिर्फ पागल हो रहा था? असंभव। लिन जिफेंग ने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। देश लौटने के बाद से कंगन अक्सर अजीब घटनाएं प्रदर्शित करता था, कभी कभी हल्की चमक छोड़ता था और उसके दिल में भावनाएं जगाता था। ये झूठ कैसे हो सकता है? लिन जिफेंग कभी भी यह विश्वास नहीं करेगा कि कंगन में कोई रहस्य नहीं था। अपने हाथ में मामूली से दिखने वाले कंगन को छूते हुए लिन जिफेंग असंख्य विचारों से भर गया। उसे इस बात का कोई पता नहीं था कि इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, और इसमें छिपे रहस्यों की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये खजाने के पहाड़ की रखवाली करने जैसा था, लेकिन उन तक पहुंचने में असमर्थ होना, मुंह में मांस होने के समान, लेकिन उसे खाने में असमर्थ होना, एक ऐसी भावना जिसने लिन जिफेंग के मूड को सचमुच खराब कर दिया। लिन जिफेंग ने धीरे से कंगन को मेज पर रख दिया और लंबे समय तक उसके काले प्राचीन डिजाइन को देखता रहा। दृढ़ निश्चय के साथ लिन जिफेंग ने एक हथौड़ा उठाया और उसे कंगन पर जोर से मारा। उसने हथौड़े से पीटना शुरू किया और लिन जिफेंग को आश्चर्य हुआ कि हथौड़े से भी कंगन नहीं टूट सका। फिर उसने अपनी ताकत बढ़ाई, लेकिन फिर भी वह नहीं टूटी। दर्जनों बार प्रयास करने के बाद, यहां तक कि कंगन को सीधे जमीन पर पटकने के बाद भी वह बरकरार रहा। केवल फर्श की टाइलों में एक छोटा सा छेद रह गया, जबकि कंगन सुरक्षित रहा। इससे लिन जिफेंग की उलझन और भी गहरी हो गई। कंगन पुराना, सादा, काला और पारदर्शी लग रहा था, जिसके अंदर चांदी के छोटे छोटे कण थे जो छोटे तिलों जैसे लग रहे थे। लिन जिफेंग के बेरोकटोक प्रहार के बावजूद कंगन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसके विपरीत ये पहले से अधिक चमकदार लग रहा था। इससे अंततः लिन जिफेंग निराश हो गया। हालांकि ब्रेसलेट की उत्पत्ति का शीघ्र पता लगाने के लिए लिन जिफेंग ने ऑनलाइन भी खोज की, लेकिन कहीं भी ऐसी कोई ब्रेसलेट शैली उपलब्ध नहीं थी।
वह जो अधिकतम जानकारी एकत्र कर सका वही ये थी कि ब्लैक जेड अत्यंत मूल्यवान था तथा कुछ ग्रेड अमूल्य स्थिति तक पहुंच गए थे। जैसे ही लिन जिफेंग बाहर जाकर चेंसो जैसे उपकरण लेने वाला था, संयोगवश नानगोन बिंग घर लौट आया। लिन जिफेंग अभी जा ही रहे थे कि नानगोन बिंग ने प्रवेश किया, जिससे एक और अजीब दृश्य पैदा हो गया। एक ने बाहर से धक्का दिया और दूसरे ने अंदर से खींचा। लिन जिफेंग ने सोचा कि दरवाजा टूट गया है और जल्दी से कई बार और धक्का दिया। यह उसके लिए आसान था, लेकिन नानगोन बिंग को संघर्ष करना पड़ा। नानगोन बिंग इसे खोल नहीं सका और उसे पता नहीं था कि लिन जिफेंग अंदर से धक्का दे रहा था। उसने ये भी सोचा कि दरवाजा टूटा हुआ है। लिन, क्या तुम बीमार हो या कुछ और? क्या यह आपके लिए मजेदार है? नानगोन बिंग बाहर से गुस्से से चिल्लाया। उसके साथ मजाक करना एक बात थी, लेकिन जब वह अंदर आना चाहती थी तो दरवाजा रोकना दूसरी बात थी। वह क्या सोच रहा था? क्या वह सचमुच ये सोचता था कि यह उसका घर है और उसने मालिक को भी इसमें प्रवेश करने से रोक दिया था? ये सुनकर कि बाहर नानगोन बिंग है, लिन जिफेंग ने जल्दी से ब्रेसलेट पहना और अजीब तरह से कहा, बॉस, यह आप हैं। लिन जिफेंग ने दरवाजा खोला और एक शानदार मुस्कान बिखेरी, लेकिन उसे पता नहीं था कि नानगोन बिंग पहले से ही गुस्से का नाटक कर रही थी। उसकी भौहें असंतोष से सिकुड़ी हुई थीं। क्या यह मजाकिया होना चाहिए? फिर वह लिन जिफेंग के हाव भाव या भावनाओं की परवाह किए बिना उसके पास से गुजरी, अपना कोट उतारा और फ्रिज की ओर चली गई। एक थका देने वाले दिन के बाद उसे उससे ऐसा कोई बेकार मजाक सुनने की जरूरत नहीं थी। इससे वह बिना किसी कारण के क्रोधित हो गई। खेल? मैंने क्या खेला है? लिन जिफेंग कुछ अवाक रह गया। ये देखकर कि नानगोन बिंग ने उसे अनदेखा कर दिया, लिन जिफेंग ने जल्दी से उसकी चापलूसी की। बॉस, आपने अभी जो कहा उसका क्या मतलब था? ये सुनकर मुझे बेचैनी क्यों महसूस हो रही है? मैंने किसके साथ खेला है? दिन भर के काम के कारण नानगोन बिंग शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुकी थी और घर लौटने पर उसे निराशा हुई जब लिन ने उसके साथ ऐसा मजाक करने का फैसला किया। यदि यह अतीत की बात होती तो वह उसे पहले ही थप्पड़ मारकर मार चुकी होती। यदि उसके पिता उसे अपने पास रखने पर अड़े नहीं होते तो नानगोन बिंग उसे बहुत पहले ही भगा देना चाहती। क्या आप जानते हैं कि आप बहुत उबाऊ हैं? नानगोन बिंग ने पे का कप उठाया और लिन जिफेंग को ऐसे देखा जैसे किसी बेवकूफ को देख रहा हो। फिर उसने टीवी चालू कर दिया और उसे अनदेखा कर दिया। उबाऊ? आज क्या गड़बड़ है? या फिर क्या ये सच है कि नानगोन बिंग को आज कंपनी में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा और वह इसका गुस्सा मुझ पर निकाल रहा है? लिन जिफेंग को लगा कि उसके साथ भी बहुत अन्याय हुआ है। उसे बिना किसी कारण के इस तरह डांटा गया और यह डांट पूरी तरह से निरर्थक थी। पृथ्वी पर क्या चल रहा है? देखिए बॉस, आप जो कह रहे हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बहुत उबाऊ हूं, इससे आपका क्या मतलब है? क्या ऐसा हो सकता है कि आज कंपनी में आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा और अब आप इसका गुस्सा मुझ पर निकालना शुरू कर रहे हैं? यदि ऐसा है तो क्षमा करें, मैं आरएमबी नहीं हूं। हर कोई जो मुझे चाहता है वह मुझे नहीं पा सकता। और तो और लिखते समय मुझे चोट भी लगती है। क्या मेरे साथ अन्याय हुआ है या क्या? वह आदमी पूरी गंभीरता के साथ नानगोन बिंग के बगल में बैठ गया और लापरवाही से वह पे उठा लिया जो नानगोन बिंग ने अभी अभी पिया था और बहुत ही अप्रसन्न भाव के साथ उसे पी गया। उसका व्यवहार जितना अहंकारी हो सकता था उतना अहंकारी था। आप, यह मेरा पे है। नानगोन बिंग पागल होने की कगार पर था। ऐसा क्यों था कि हर बार जब वह घर लौटती थी तो यह आदमी उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर देता था। यहाँ तक कि जब वह घर आती थी तो भी उसे उसके साथ थोड़ा मजाक करना पड़ता था और यहाँ तक कि जब वह प्यासी होती थी और पानी पीना चाहती थी तब भी उसे उसके साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी। क्या ये सचमुच हो सकता है कि वह आसमान से गिरा हो? यदि हम एक बड़ा कदम पीछे भी ले जाएं, यदि किसी को गिरना ही था तो वह मिस लिन या कुछ और होनी चाहिए थी। फिर भी ये लिन आपदा क्यों होनी चाहिए थी? ओह, क्षमा करें, मैं एक क्षण के लिए प्यासा था और गलत पे पी लिया। क्या आप इसे वापस चाहते हैं? हे। लिन जिफेंग ने बहुत ही बेशर्मी से वह पेय पदार्थ नानगोन बिंग के सामने रख दिया जो बोलने ही वाली थी और यहाँ तक कि उसने ऐसा व्यवहार करने की भी हिम्मत की जैसे कि उसके बचे हुए पेय पदार्थ उसके पीने के लिए मुफ्त हो, जिससे नानगोन बिंग इतना क्रोधित हो गई कि उसने पे का कप सीधे उसके सिर पर पटकने का मन किया। मुझे बताओ लिन, क्या तुम ऐसी साधारण और साधारण जिंदगी जीने के लिए अभिशप्त हो? एक पुरुष के रूप में क्या आप थोड़े अधिक महत्वाकांक्षी नहीं हो सकते? क्या तुम्हें मुझ औरत के साथ हमेशा परेशानी खड़ी करने में मजा आता है? बाहर जाकर देखो, तुम्हारे जैसे हर युवा अपने करियर में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आपके विपरीत आपको एक ड्रिंक के लिए भी मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। नानगोन बिंग को अब उसे धैर्यपूर्वक समझाने का कोई उचित कारण नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उसने उसे थोड़ा उत्तेजित करने के लिए इस तरह की भाषा का सहारा लिया। हे, आप जानते हैं बॉस, आप जैसे बड़े सीईओ जो रोजाना हजारों कामों में व्यस्त रहते हैं, आज अचानक आपको मेरे भविष्य की चिंता कैसे हो गई? क्या आप शायद मेरे भविष्य की योजना बनाना शुरू कर रहे हैं? खैर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप सचमुच मेरी परवाह करते हैं तो बस मुझे सहयोग देते रहिए ताकि मुझे हर दिन अपना चेहरा दिखाने और सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करने की जरूरत न पड़े। कितना घटिया है।
इसके अलावा कोई भी मेरे भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकता। कौन जानता है, कुछ वर्षों में मैं किस प्रकार का अस्तित्व बन जाऊंगा। मैं एक संभावित स्टॉक हूं।